दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यीचंग की टीम वीडियो कॉल पर इससे बात कर रही होती है। ये यीचंग को बताते हैं कि लिंची ने इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों को नाराज किया है, तो इस क्राइसिस में यूई को लिंची से अपना कनेक्शन खत्म करना होगा। यीचंग कहता है कि ये तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, तो दोंगशिन कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ, लेकिन तुम फीलिंग्स को काम में नहीं ला सकते, तुम्हें फैसला करना होगा। यीचंग कहता है कि बात फीलिंग्स की नहीं असूल की है, यूई में न ऐसा हुआ है न होगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। लिंची भी अब यीचंग के पास आ जाती है। लिंची यीचंग से प्रोजेक्ट छोड़कर जाने की बात कर रही होती है। ये कहने लगती है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत से लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है। यीचंग कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा। लिंची इंसिस्ट करती है तो यीचंग कहता है कि ये इस मसले का वाहिद हल नहीं है, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। और साथ ही दोंगशिन को कॉल करके कहता है कि तुम फ्राइडे को यूई की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाओ। लिंची कहने लगती है कि तुम जल्द से जल्द 2.0 वर्जन रिलीज करोगे। जब ये वर्जन 1.0 से बेहतर होगा तो लोग पिछले वर्जन की खामियों को भूल जाएंगे। यीचंग कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक गेस किया है। लिंची कहती है कि तुम जानते भी हो कि 2.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग तुम्हारी टेक्नोलॉजी में कोई खामी ढूंढने के लिए ही आएंगे। मुझे तुम्हारे इतने कॉन्फिडेंस से डर लग रहा है। यीचंग कहता है कि मेरे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। लिंची जाने लगती है तो यीचंग इसको जबरदस्ती अपने साथ कार में ले आता है। इसके बाद लिंची की आंख खुलती है तो यीचंग कार में मौजूद नहीं होता। लिंची कार से बाहर निकल कर आती है तो ये एक हॉस्पिटल होता है। यीचंग यहाँ पर एक डॉक्टर से बात करते हुए आ रहा होता है। यीचंग लिंची से इस डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है। यीचंग कहता है कि ये डॉक्टर फांग है। डॉक्टर फांग लिंची से मिलने के बाद यीचंग से कहते हैं कि तुम लोग थक गए होगे तो कुछ देर रेस्ट करो। ये कहकर डॉक्टर फांग यहाँ से चले जाते हैं। लिंची यीचंग से पूछती है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक पेशेंट आ जाता है। अब ये जो बूढ़ा आदमी आया होता है, इसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ये बूढ़ा आदमी डॉक्टर फांग से कहता है कि मैं फिर क्या ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना बंद कैसे कर सकता हूँ। डॉक्टर फांग कहते हैं कि हमें पहले मालूम करना होगा कि आखिर क्या वजह है जो आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो रहा है। ये इस बूढ़े आदमी को एक मशीन पर अपना बाजू रखने के लिए कहते हैं। ये एक AI रोबोट होता है जो कि यीचंग की कंपनी ने ही बनाया होता है। यीचंग खुद आकर इसको ऑपरेट करने लगता है। इस मशीन पर रिजल्ट आते हैं, जिसको देखकर यीचंग इस बूढ़े आदमी से कहता है कि आपको सेरिब्रल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको बड़े हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाना चाहिए। इस बूढ़े आदमी का बेटा इस बात पर यकीन नहीं करता। यीचंग इनको बताने लगता है कि इस मशीन का डायग्नोस रेट 90% बिल्कुल ठीक होता है। लिंची भी बहुत गौर से ये सब कुछ देख रही होती है। ये आदमी की बात सुनकर बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि ये तो बस सिर्फ एक मशीन है। तो यीचंग कहता है कि इसका डायग्नोस भी बिल्कुल एक डॉक्टर जितना ही एक्यूरेट है। ये सुनकर तो ये बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब यीचंग मिस्टर फांग को अपनी गाड़ी की चाबी दे देते हैं ताकि ये लोग जल्दी से इस आदमी को बड़े हॉस्पिटल लेकर चले जाएं। इनके जाने के बाद लिंची यीचंग से कहती है कि क्या तुम सिर्फ मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाए थे। यीचंग कहता है कि हाँ। लिंची कहती है कि अब हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए। यीचंग कहता है कि अभी हमारे पास गाड़ी नहीं, तो हम वापस नहीं जा सकते। इतने में ही डॉक्टर फांग यीचंग को लिंची का बैग वापस करने के लिए आ जाते हैं। यीचंग लिंची को इसका बैग वापस करता है और लिंची इसको बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। अब ये दोनों पैदल ही यहाँ से निकल आते हैं। लिंची यीचंग से कहती है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना ये AI डॉक्टर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो ताकि सभी लोग यूई टेक्नोलॉजी की एबिलिटीज को देख सकें। यीचंग कहता है कि इस रोबोट का नाम यूई टिएनशिया है, ना कि यूई ट्रांसलेशन। यीचंग कहता है कि जब सब लोग इसको देख लेंगे तो ट्रांसलेशन टूल पर भी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। लिंची कहती है कि फिर तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने इस AI डॉक्टर को रिलीज कर देना चाहिए। यीचंग कहता है कि मैं जब इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मैं इसके बारे में दुनिया को बता दूंगा। अब यीचंग लिंची से कहता है कि हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्या तुम उससे बात करना चाहोगी। लिंची कहती है कि पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो, शायद मैं उसको नहीं जानती। यीचंग अब टियन को कॉल कर देता है। लिंची जब इसको बात करते हुए सुनती है तो कहती है कि क्या तुम टियन से बात कर रहे हो। तो यीचंग कहता है कि हाँ। ये सुनकर लिंची यीचंग से इसका फोन ले लेती है। टियन लिंची से कहता है कि तुम मे आइलैंड यीचंग के साथ क्यों गई हो। लिंची कहती है कि मैं वापस आकर इसके बारे में बात करूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। इसके बाद ये दोनों डॉक्टर फांग के घर पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। इतने में डॉक्टर फांग को कॉल आती है। डॉक्टर फांग बताते हैं कि उस बूढ़े आदमी को सेरिब्रल इन्फेक्शन ही डायग्नोस हुआ है और ये यीचंग को फोन देते हुए कहते हैं कि उनका बेटा तुमसे बात करना चाहता है। उस बूढ़े आदमी का बेटा यीचंग से कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारी कार को वापस ले आता हूँ, लेकिन यीचंग लिंची के सामने ये कहता है कि क्या कल तक तुम कार नहीं ला सकोगे। कोई बात नहीं, तुम आराम से कल वापस आ जाना। अब डॉक्टर फांग की वाइफ कहने लगती है कि इस AI डॉक्टर की वजह से हमारा हेल्थ सेंटर इस आइलैंड
पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। डिनर के बाद लिंची अपने ऑफिस कॉल करके बताती है कि ये कल काम पर नहीं आ पाएगी। कॉल बंद होते ही लिंची को चेंग्याओ की वीडियो कॉल आ जाती है, जिससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। लिंची कहती है कि मैं बाहर आई हूँ, लेकिन तुम बताओ कि ट्रांसलेशन ड्राफ्ट के साथ क्या हो गया है। चेंग्याओ कहता है कि ट्रांसलेशन ड्राफ्ट के साथ तो कोई मसला नहीं है, बस मैं पूछना चाह रहा था कि तुम कहाँ पर हो। फिर ये अपनी बात बदलते हुए कहता है कि असल में ग्रैंडमा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर ली। लिंची कहती है कि तुम ग्रैंडमा से कहो कि वो मेरी फिक्र नहीं करे, मैं कल वापस आ जाऊंगी। चेंग्याओ से पूछने लगता है कि तुम आज रात घर वापस क्यों नहीं आओगी। इतने में ही यहाँ पर येचेंग भी आ जाता है, जिसको देखकर चेंग्याओ बहुत ज्यादा हैरान होता है। येचेंग चेंग्याओ से कहता है कि तुम्हें लिंची के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हो, मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। ये कहकर येचेंग कॉल बंद कर देता है। लिंची येचेंग से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। येचेंग लिंची से कहता है कि ये तुम्हें चेस कर रहा है। ये सुनकर लिंची गुस्से में इससे अपना फोन वापस लेती है। लिंची येचेंग से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है। येचेंग लिंची से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सोचने के लिए वक्त दिया है, लेकिन अगर कोई मेरा लव राइवल आएगा तो मैं उसे तुम्हारे करीब आने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज का वादा नहीं किया। लिंची कहती है कि मुझे भी इन सब चीजों से डील करना आता है, इसलिए तुम मेरी फिक्र नहीं करो। ये सुनकर येचेंग को अच्छा नहीं लगता और ये यहाँ से चला जाता है। अब येचेंग के साथ रूम में डॉक्टर फांग भी होते हैं, जो कि खराटे ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से येचेंग को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती। ये बहुत इरिटेट हो जाता है, इसीलिए ये कमरे से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फांग की वाइफ भी खराटे ले रही होती है, जिसके कारण लिंची को भी नींद नहीं आ रही होती। लिंची भी इरिटेट होकर अपने लैपटॉप लेकर बाहर आ जाती है और ये देखती है कि बाहर येचेंग पहले ही बैठकर काम कर रहा होता है। येचेंग लिंची को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। तो लिंची कहती है कि मैं कार में काफी देर सो गई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। ये कहकर लिंची भी अपना काम करने के लिए यहाँ पर बैठ जाती है। लिंची येचेंग से कहती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोए। येचेंग कहते हैं कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर भी इन दोनों हस्बैंड वाइफ के खराटों की आवाज सुनाई दे रही होती है। इसको सुनने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब येचेंग लिंची के पास आता है और इसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इस बेंच पर आना होगा। अब येचेंग ने लिंची के हाथ को अपने एआई डॉक्टर पर रखा होता है और ये अपने टैबलेट पर अपने एल्गोरिथम को चेक कर रहा होता है। लिंची येचेंग से पूछती है कि तुम इतनी गौर से क्या देख रहे हो। येचेंग लिंची से कहता है कि तुम वापस जाकर एक दफा हॉस्पिटल में कंफर्म जरूर कर लेना। लिंची कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लिंची देखने लगती है, लेकिन येचेंग इसको नहीं दिखा रहा होता। लेकिन लिंची भी येचेंग से इसका टैबलेट खींचने लगती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब लिंची पीछे हटते हुए कहने लगती है कि अगर तुम नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। ये ऐसे ही यहाँ पर नाराज होकर बैठ जाती है। येचेंग कहते हैं कि अगर तुम वाकई में देखना चाहती है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लिंची कहती है कि नहीं, मुझे नहीं देखना। येचेंग कहते हैं कि तुम्हारे फिजियोलॉजिकल पीरियड्स में मसला है। ये सुनकर लिंची को गुस्सा आ जाता है और ये इसके पीछे भागने लगती है। यहाँ पर ऑरेंज पड़ा होता है। लिंची यही उठाकर इसको मारने लगती है, तो येचेंग इसको रोकते हुए कहता है कि इस रिपोर्ट में तुम्हें तुम्हारी बीमारी के ट्रीटमेंट्स भी बताए गए हैं। लिंची कहती है कि मुझे जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। येचेंग कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी इस एआई डॉक्टर को चेक करने में। लिंची कहती है लेकिन अब मैं नहीं करूंगी। येचेंग कहते हैं कि मुझे बहुत जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इसलिए तुम प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। लिंची कहती है कि मुझे क्या करना होगा। अब येचेंग लिंची का बैक मसाज कर रहा होता है। येचेंग लिंची से पूछता है कि क्या तुम बेटर फील कर रही हो। तो लिंची कहती है कि हाँ। अब येचेंग मसाज करते हुए कुछ ज्यादा ही प्रेशर लगा रहा होता है। लिंची गुस्से में येचेंग से कहती है कि क्या तुम जानबूझकर ऐसा करके मुझसे अपना कोई पुराना बदला ले रहे हो। येचेंग कहता है कि मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और लिंची से कहने लगता है कि अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा प्रेशर ना लगाऊं। और ये फिर से लिंची का मसाज करने लगता है, लेकिन लिंची को अभी भी बहुत दर्द हो रही होती है। तो येचेंग से कहती है कि तुम बस रहने दो, मुझे अपना और मसाज नहीं करवाना। फिर से लिंची का आराम आराम से मसाज करने लगता है और ये लिंची से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया था, मुझे कोई सॉलिड रीजन चाहिए। ये लिंची से कहने लगता है कि मैं सच्चाई सुनना चाहता हूँ। लिंची कहती है कि मुझे बस उस टाइम पर लगा था कि तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो। येचेंग कहते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम फिर से यही बात कहोगी। येचेंग कहने लगता है कि तुमने हाउशंग से सब कुछ क्लेरिफाई करने के लिए स्टेटमेंट देने के लिए कहा। इसके साथ ही तुमने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए शनपिंग के जरिए वो आर्टिकल रिलीज करवाया, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन यूई के बारे में बदल गया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं मालूम। लिंची कहती कि हाउशंग और यूई मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं उनका फायदा ही चाहूंगी ना। मैंने ऐसा करके तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि हाउशंग की मदद की है। येचेंग लिंची की ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि ये जानता होता है कि लिंची ये बात कभी भी एडमिट नहीं करेगी। अब सुबह हो जाती है और लिंची ऐसे ही येचेंग के कंधे पर सर रखकर सोई होती है। अब डॉक्टर फांग और उनकी वाइफ भी उठ जाते हैं, जो इन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। येचेंग भी इनकी सब बातें सुन लेता है और इन्हें खामोश होने के लिए कहता है ताकि लिंची की नींद डिस्टर्ब ना हो। फिर येचेंग लिंची को रूम में लेकर आता है। ये लिंची को बेड पर लिटा देता है। येचेंग लिंची के ऊपर ब्लैंकेट देने
के बाद यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो लिंची को एक मैसेज आता है। ये जंग इससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो लिंची इसको बताती है कि मिस्टर ये अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार नहीं है। ये जंग लिंची से कहता है कि तुम इस बारे में परेशान नहीं हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मेरे पास कुछ और आइडियाज भी हैं। लिंची कहती है कि ठीक है, मुझे समझ आ गई है। अब ये जंग को तोंगशिन की कॉल आती है। ये जंग इससे पूछता है कि क्या हुआ, तो तोंगशिन इसको कहती है कि तुम जल्दी से अपना फोन चेक करो। अब ये दोनों ये जंग के फोन पर एक वीडियो देखने लगते हैं जिस पर एक आदमी ने अपने चेहरे को कवर करके ये कह रहा होता है कि मैं भी एक ट्रांसलेटर हूँ, मैंने यूई के ट्रांसलेशन टूल को अच्छे से स्टडी किया है। इसमें एक्यूरेसी का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खुश्क है क्योंकि इसके अंदर इमोशंस नहीं है और इस तरह की ट्रांसलेशन कभी भी ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। लिंची ये देखकर कहने लगती है कि अब ये कौन है जो अपना चेहरा छुपा कर यूई पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये जंग कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम। अब ये जंग और लिंची घर पहुँच जाते हैं। लिंची जाने से पहले ये जंग से कहती है कि तुम ज्यादा परेशान मत होना, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। ये जंग कहता है कि ये डिजास्टर मेरे लिए ब्लेसिंग है। लिंची हैरान होकर पूछती है कि तुम इसको ब्लेसिंग क्यों कह रहे हो। ये जंग हंसते हुए कहते हैं कि कम से कम इस बहाने तुम मेरा साथ तो दे रही हो ना। ये जंग ये कहने के बाद लिंची के करीब आने लगता है, लेकिन इतने में ही चंग याओ कार की विंडो नॉक करके इनको डिस्टर्ब कर देता है। अब लिंची कार से बाहर आकर इससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चंग याओ कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब चंग याओ लिंची को लेकर जाने लगता है और ये चंग को बाय कर रहा होता है। ये चंग इसकी घड़ी को बहुत गौर से देखता है, फिर इसको याद आता है कि वीडियो में जो आदमी बोल रहा था उसके हाथ में बिल्कुल यही घड़ी थी। अगले दिन ऑफिस आने के बाद लिंची अपने कोलीग से कहकर मिस्टर यी को कॉल करने के लिए कहती, लेकिन मिस्टर यी इनकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे होते। लिंची के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, इसलिए लिंची को मिस्टर यी से मिलने के लिए फिर से उनके घर पर आना पड़ता है, लेकिन मिस्टर यी का घर बंद होता है, वो अपना फोन भी नहीं उठा रहे होते, इसलिए लिंची अपनी कार में आकर वापस बैठ जाती है। अब लिंची को मिस्टर यी की खुद ही कॉल आ जाती है जो उसको कहने लगते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ जाऊंगा। ये सुनकर लिंची बहुत ज्यादा खुश होती है और इनको थैंक यू करने लगती है। अब लिंची भी यहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है कि आज 2.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया टेक्नोलॉजी के लोग आए होते हैं और यहाँ पर लिंची भी अपनी सारी टीम के साथ मौजूद होती है। कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले यहाँ पर 2 रिपोर्टर्स बैठे होते हैं जो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि यूई का 1.0 वर्जन अच्छा नहीं था और अब ये लोग 2.0 वर्जन लेकर आ गए हैं, ये भी पहले के जैसा होगा। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है और ये 2 रिपोर्टर्स जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हैंग ने अपने ट्रांसलेशन टूल से रिकॉर्ड कर ली होती है और ये वॉइस सबको सुनाने लगता है। ये जिन सबसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। ये सुनकर उस रिपोर्टर को अच्छा नहीं लगता, कहने लगता है कि ये तो हमारे पर्सनल ओपिनियंस है, आपका हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन को सबको सुनाना इलीगल नहीं है क्या। ये सुनकर ये चंग इन दोनों रिपोर्टर्स के पास आता है। जो फीमेल रिपोर्टर होती है ये चंग इससे कहता है कि तुम इस टूल में कुछ भी बोलो। ये फीमेल रिपोर्टर जो भी कह रही होती है उसी स्पीड के साथ यूई का ट्रांसलेशन टूल उसकी ट्रांसलेशन कर रहा होता है। ये देखकर सब काफी इम्प्रेस होते हैं कि यूई की टेक्नोलॉजी और भी बेहतर हो गई है। ये जंग अब सबको अपने ट्रांसलेशन टूल का 2.0 वर्जन दिखाते हुए कहने लगता है कि इस ट्रांसलेशन टूल की खास बात ये है कि बोलने वाले की जो भी पर्सनैलिटी होगी ये उसके मुताबिक ही ट्रांसलेशन करेगा, जो कि ट्रांसलेशन को उस पर्सन के लिहाज से और भी ज्यादा एक्यूरेट बना देगा। मिस चंग कहती हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, लेकिन क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि इस डिवाइस का डिजाइन भी पहले से चेंज हो गया है, क्या इसकी भी कोई खास वजह है। तो ये चंग कहता है कि जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि इसके डिजाइन की वजह से 2 लोगों की कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी और आप बात करते हुए बोलने वाले का नाम भी इस पर देख सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग ये चंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब ये रिपोर्टर ये चंग से कहता है कि आपने इस वर्जन के तो एडवांटेजेस बता दिए हैं, लेकिन आपके पहले वर्जन को फेक कहा गया था, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये चंग कहता है कि हम अपने ट्रांसलेशन टूल के साथ एक लाइव ट्रांसलेशन का सेशन रखेंगे। लिंची कहती है कि हाँ शंग यूई के ट्रांसलेशन टूल के साथ ये सेशन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारा मीडिया भी इसका विटनेस होगा। तो ये रिपोर्टर कहने लगता है कि ये बात किसको मालूम है कि वॉइस एक्टर्स को पहले ही स्क्रिप्ट मिल गया हो, फिर तो हमें सच्चाई का मालूम नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग मुड़कर देखने लगते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर यी होते हैं, जिनको यहाँ पर देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर यी अकेले नहीं आए होते बल्कि इनके साथ ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के सभी एक्सपर्ट आए होते हैं और अब यहाँ पर लिंची के ग्रैंडपा प्रोफेसर गाओ भी आते हैं, जिनको देखकर लिंची खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। प्रोफेसर गाओ इन सबसे पूछने लगते हैं कि अब तो कोई भी इस मुकाबले पर एतराज नहीं करेगा ना। तो ये रिपोर्टर कहने लगती है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं तो हमें यकीन हो गया है कि ये मुकाबला फेयर होने वाला है।
अब ये सभी जजेस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। ये चंग कहता है कि ये मुकाबला फेयर है, इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट्स को ही कहेंगे कि वो हमें कुछ भी ट्रांसलेट करने के लिए दें। अब मामा प्रोफेसर गाओ के पास लाइंस पूछने के लिए आ जाता है जिन्होंने ट्रांसलेशन के लिए दी होती है। अब ये लाइंस बड़ी स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रही होती हैं। ये चंग अब इस लाइन को पढ़ने लगता है और यूई का 2.0 वर्जन इसकी बिल्कुल साथ साथ ही ट्रांसलेशन कर रहा होता है। ये देखकर तो सभी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इनको मानना पड़ जाता है कि यूई का 2.0 वर्जन वाकई में ही बहुत अच्छा है। अब ये चंग लिंची को यहाँ पर बुलाता है जो यहाँ पर आकर इन्हीं लाइंस की ट्रांसलेशन करने लगती है। अब प्रोफेसर गाओ इन दोनों ट्रांसलेशंस को कंपेयर करते हैं। प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि लिंची ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो आजकल आम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो यूई के ट्रांसलेशन टूल ने ज्यादा जल्दी और आसान शब्दों का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन को किया है। प्रोफेसर गाओ कहने लगते हैं लेकिन लिंची ने इस फ्रेज को इमोशनली बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है। यूई का ट्रांसलेशन टूल और यूई दोनों अपनी जगह बेस्ट है। ये कहते हुए प्रोफेसर गाओ अपनी सीट से उठ जाते हैं और लिंची के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लिंची को बहुत अच्छा लगता है कि इसके ग्रैंडपा ने इसकी इतनी तारीफ की है। ये जिंग भी लिंची के लिए बहुत खुश होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये सभी एक्सपर्ट्स जब वापस जा रहे होते हैं तो लिंची इनको रोकते हुए इनके पास आती है। लिंची इन सबका यहाँ पर आने के लिए खास तौर पर शुक्रिया अदा करने लगती है। अब बाकी सब तो चले जाते हैं। लिंची के ग्रैंडपा से कहते हैं कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो हम साथ में खाना खाएंगे। ये कहकर प्रोफेसर गाओ जाने लगते हैं तो लिंची अपने ग्रैंडपा को थैंक्स बोलती है और वो ये सुनकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये जंग लिंची के पास आ जाता है। ये जंग लिंची से कहने लगता है कि एक दफा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजर ने प्रोफेसर गाओ को इनवाइट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की ऑफर की थी, लेकिन प्रोफेसर गाओ ने उसके लिए इनकार कर दिया। आज प्रोफेसर गाओ सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। अब मिस चेन भी यहाँ से वापस जा रही होती है तो अंशन से कहती है कि मैं ये जंग के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। अब चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं यूई के नए प्रोडक्ट पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। तो अंशन कहती है कि ठीक है, तुम जल्द से जल्द इसकी प्रिपरेशंस कर लो। अब टियान लिंची के पास आया होता है। टियान लिंची से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तेन शाओ शाओ आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। लिंची कहती कि क्यों, क्या हुआ है। टियान कहते कि बस वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। लिंची कहती कि अगर ऐसी बात है तो हम उससे बात कर लेते हैं, लेकिन टियान इसके लिए इनकार कर देता है। लिंची कहती कि तुमने तेन शाओ शाओ की इतनी केयर कब से करना शुरू कर दी, क्या कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करने लगे। टियान ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और लिंची से कहता है कि तुम जानती हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। लिंची कहती है कि वो तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक दिन का एग्रीमेंट नहीं था। टियान इसे चुप करने के लिए कह रहा होता है। लिंची इसको कहती है कि तुम्हें एक्टिंग का तो एक्सपीरियंस है, तो तुम इस दफा रियल में क्यों नहीं ट्राई करते। टियान इसको कहते है कि तुम इस तरह की फजूल बातें नहीं करो। ये कहकर टियान यहाँ से चला जाता है। टियान जब अपने डेस्क पर आता है तो इसको तेन शाओ शाओ के साथ गुजारे हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं। लिंची को मैसेज करके कहता है कि मेरा कहने का हरगिज भी वो मतलब नहीं था। तो लिंची कहती है कि एक्सप्लेनेशन तो सच को कवर करने के लिए ही होती है। अगले दिन लिंची अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर पर आती है। लिंची ये देखकर हैरान हो जाती है कि हैंक पहले से ही इसके ग्रैंडपा के पास आकर बैठा होता है। लिंची अपने ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लाई होती है जो कि एक स्वॉर्ड होती है और इसके ग्रैंडपा को ये काफी पसंद आती है। प्रोफेसर गाओ कहने लगते हैं कि तुम्हारे इस वर्जन में जो पर्सनैलिटी के लिहाज से ट्रांसलेशन की जाती है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। गिजंग कहते हैं कि इसकी डिटेल मुझे लिंची ने दी थी। तो प्रोफेसर गाओ कहते हैं लेकिन फिर भी उस आइडिया पर अमल करने के लिए तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। प्रोफेसर गाओ यीचंग से कहने लगते हैं लेकिन तुम्हारा ट्रांसलेशन टूल अभी चाइनीज पोइट्री की ट्रांसलेशन नहीं कर पाता होगा। तो यीचंग कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। लिंची प्रोफेसर गाओ से कहने लगती है कि यीचंग ने पोइट्री की ट्रांसलेशन के लिए सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है और ये सब कुछ आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नजर आएगा। अब ये दोनों प्रोफेसर गाओ को गुड बाय कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लिंची के जाने के बाद प्रोफेसर गाओ इस बॉक्स को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं क्योंकि इनको वाकई में लिंची का दिया हुआ तोहफा बहुत ही ज्यादा पसंद आया होता है। दूसरी तरफ ऑफिस में टियान तेन शाओ शाओ को अपने पास बात करने के लिए बुलाता है। टियान तेन शाओ शाओ से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तेन शाओ शाओ कहती है कि मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी, आप तो सारी टीम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये कहकर तेन शाओ शाओ जल्दी से यहाँ से चली जाती है। रात में ये चंग लिंची के घर पर जाता है तो चंग का दरवाजा खोलते ही कहता है कि लिंची घर पर नहीं तो तुम वापस चले जाओ। ये चंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब ये चंग अंदर आ जाता है तो चंग्या उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आए हो। ये चंग कहता है कि मैं तुमसे लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो चंग्या कहता है कि तुम किस लाइव ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हो। ये चंग कहते हैं कि वही ब्रॉडकास्ट जो तुमने अपना चेहरा छुपा कर की थी। चंग्या कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो मैं था। ये चंग कहता है कि उसकी वॉच और तुम्हारी वॉच बिल्कुल एक जैसी है। ये सुनते ही चंग्या अपनी वॉच को छुपा
लेता है। चेंग्याओ कहता है कि ये तो आम सी बात है कि लोगों के पास एक ही स्टाइल की घड़ी हो सकती है। ये चेंग कहते लेकिन अकाउंट नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना। चेंग्याओ अपनी बातों की वजह से फंस क्या होता है। ये चेंग कहता है कि वो तुम ही थी ना। तो चेंग्याओ कहता है कि हाँ वो मैं ही था और मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए किया था कि मशीन इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये चेंग सुनने के बाद जाने लगता है लेकिन चेंग्याओ उसको रोकता है। चेंग्याओ कहता है कि मैंने वो लाइव ब्रॉडकास्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि वो लोग डर्टी ट्रिक्स खेलकर तुम्हें हराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम हारते तो मेरी भी तो हार होती और वैसे भी मैंने ये सब कुछ लिंची की वजह से भी किया है। लेकिन ये चेंग इसको जाते हुए कहते हैं कि तुम लिंची को हासिल नहीं कर सकते हो। ये कहकर ये चेंग यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लिंची जब अपने रूम से बाहर आती है तो चेंग्याओ इसको एक इवेंट का कार्ड देता है। इसको देखकर लिंची कहने लगती है कि मेरी बहुत मीटिंग से मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। तो चेंग्याओ कहने लगता है कि स्केट बोर्डिंग की वजह से ही हम दोनों दोस्त बने थे। मैं तुम्हें अपने दोस्त की हैसियत से खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर आओगी। ये कहकर चेंग्याओ चला जाता है। अब इसका स्केट बोर्डिंग का जो इवेंट होता है वो शुरू हो गया होता है और यहाँ पर लिंची भी आ जाती है। चेंग्याओ लिंची को देखकर बहुत खुश होता है। अब चेंग्याओ जब गेम के लिए जाने लगा होता है तो ये लिंची से कहता है कि अगर मैं ये चैंपियनशिप जीत गया तो तुम मुझे एक गिफ्ट दोगी। फिर इनका ये स्केट बोर्डिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब स्टंट करते हुए चेंग्याओ नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से इसको चोट भी लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हार नहीं मानता और दोबारा से खेलना शुरू कर देता है और फिर ये कंपटीशन खत्म हो जाता है और इस कंपटीशन का विनर चेंग्याओ ही होता है। अब चेंग्याओ स्केटबोर्डिंग करते हुए ही यहाँ पर स्प्रे करने लगता है। स्प्रे करने के बाद ये यहाँ पर ग्लिटर फेंक देता है। चेंग्याओ का दोस्त यहाँ पर फैन चलाता है। जब ये ग्लिटर साइड पर होता है तो यहाँ पर चेंग्याओ ने ये लिखा होता है कि चेंग्याओ लिंची से प्यार करता है। ये देखकर तो लिंची बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। चेंग्याओ लिंची के पास आकर कहने लगता है कि तुमने मुझे डील के मुताबिक ये गिफ्ट देना है और जो गिफ्ट मुझे तुमसे चाहिए वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन लिंची चेंग्याओ से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो। चेंग्याओ कहता है कि क्या तुम सिर्फ उसकी वजह से इनकार कर रही हो। लिंची कहती है कि मुझे और भी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये इसकी जीत पर इसको कंग्रेचुलेशंस कहकर यहाँ से चली जाती है। चेंग्याओ तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया होता है। चेंग्याओ रिजेक्ट होने के कारण बहुत ज्यादा उदास होता है। इसके हाथ में जो अपनी चैंपियनशिप की ट्रॉफी होती है ये उसको भी नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से वो टूट जाती है। अब चेंग्याओ बहुत गुस्से में घर वापस आता है। इसकी ये हालत देखकर तोंगशिन ग्रैंडमा ली से कहती है कि क्या आपको इसको जाकर चेक नहीं करना चाहिए। तो ग्रैंडमा ली कहती है कि ये अक्सर ही स्केटबोर्ड के दौरान गिर जाता है, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। चेंग्याओ गुस्से में अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। पीटर ग्रैंडमा ली को पोएम पढ़कर सुना रहा होता है जिसकी आवाज से ये इरिटेट हो जाता है। बाहर आकर पीटर को कहने लगता है कि तुम ये पढ़ना बंद करो, लेकिन पीटर भी इसको टीज करने के लिए बार बार यही पोएम पढ़ने लगता है। इसकी ये हालत देखकर ग्रैंडमा ली से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तो चेंग्याओ कहता है कि ग्रैंडमा मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए, इसीलिए आप इससे कहीं ना कि ये पोएम को रीड ना करे। ये सुनकर पीटर कहने लगता है कि क्या आपको किसी ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। अब ग्रैंडमा भी यही सवाल चेंग्याओ से पूछते हैं तो चेंग्याओ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। इसकी हालत देखकर ये सारे ही हंसने लगते हैं और पीटर चेंग्याओ से कहता है कि आंट लिंची सिर्फ मेरे डैड को ही चुनेंगी। ये कहकर पीटर ये पोएम पढ़ते हुए पूरे घर में भागने लगता है और चेंग्याओ भी इसका पीछा करने लगता है, लेकिन पीटर को पकड़ने के चक्कर में चेंग्याओ फिर से नीचे गिर जाता है। तोंगशिन चेंग्याओ को देखने के लिए आती है। ये इसकी मदद कर रही होती है उठने में, लेकिन चेंग्याओ कहता है कि मैं खुद ही उठ जाऊंगा। तोंगशिन इसकी हालत को देखकर कहने लगती है कि मुझे एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। ग्रैंडमा इससे कहती है कि अगर तुम्हारी कोई हड्डी टूट गई है तो तुम्हें चेक करवाना चाहिए, लेकिन चेंग्याओ कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये कहता है वो ये अपने रूम में चला जाता है। और कुछ देर बाद चेंग्याओ अपना सारा सामान लेकर रूम से बाहर आता है तो ग्रैंडमा ली इसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो चेंग्याओ कहता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। ग्रैंडमा ली कहती है कि मैं अभी लिंची को कॉल करती हूँ। तो चेंग्याओ कहता है कि आप उसको कॉल नहीं कर सकती। ये कहकर चेंग्याओ यहाँ से चला जाता है। तोंगशिन ग्रैंडमा ली से कहती है कि मुझे इसका पीछा करना होगा क्योंकि इसका हॉस्पिटल जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ग्रैंडमा ली कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया ये सब करने के लिए। अब तोंगशिन जल्दी से पीटर को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब चेंग्याओ बहुत मुश्किल से चल रहा होता है, साथ ही यहाँ पर तोंगशिन आ जाती है जिसको कहती है कि तुम गाड़ी में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। लेकिन चेंग्याओ कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तोंगशिन कहती कि फिर तुम जहाँ पर भी जाना चाहते हो मैं तुम्हें राइड दे देती हूँ। ये सुनकर चेंग्याओ अपने फोन में बिजी हो जाता है। पीटर चेंग्याओ के फोन पर देखते हुए अपनी मॉम को बताता है कि ये अपने लिए होटल बुक कर रहा है। ये सुनकर तोंगशिन भी कार से बाहर आ जाती है। उसको कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है तो तुम फिर मेरे साथ आ जाओ। चेंग्याओ कहता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाओगी। तोंगशिन कहती है कि तुम मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन चेंग्याओ तोंगशिन की ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तोंगशिन कार में बैठकर चेंग्याओ से कहने लगती है कि मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। कुछ देर बाद बारिश होने वाली है और चेंग्याओ से कहती है कि मेरी बेटी की वजह से तुम्हें चोट लगी इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। ये सुनकर चेंग्याओ
चेंग्याओ इसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब तोंगशिन इसको अपने घर पर लेकर आ जाती है। तोंगशिन चेंग्याओ को यीचेंग के रूम में रुकने के लिए कहती है, तो ये देखकर पीटर कहने लगता है कि मॉम ये तो पापा का रूम है। तो तोंगशिन इसको चुप करने के लिए कहती है। अब रात में यीचेंग चेंग्याओ के प्रपोजल वाली वीडियो देख रहा होता है। ये वीडियो देखकर तो यीचेंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इतने में ही तोंगशिन के इसको कॉल आ जाती है। तोंगशिन इसको सारी बात बताती है कि आज क्या हुआ था। यीचेंग के सुनकर बहुत गुस्सा होता है। इसको कहने लगता है कि तुम मेरे लव राइवल को मेरे ही रूम में कैसे ठहरा सकती हो। तोंगशिन कहती है कि तुम तो वैसे भी यहाँ से मूव कर गए हो, इसीलिए इस बात का इतना इशू क्रिएट मत करो। यीचेंग कहता है कि मैं कैसे इशू क्रिएट नहीं करूँ, चेंग्याओ ने आज पब्लिक में लिंशी को प्रपोज किया है। तोंगशिन कहती है कि इसमें ऐसी क्या बात है, लिंशी ने तो उसको इनकार कर दिया है ना। यीचेंग कहता है कि पहली दफा में उसने उसको इनकार किया, लेकिन दूसरी दफा वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से हेजिटेट करेगी और तीसरी दफा वो वाकई में उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। तोंगशिन कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो फिर तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि तुमने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। यीचेंग गुस्से में तोंगशिन से कहने लगता है कि आखिर तुम किसकी साइड पर हो। तोंगशिन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। यीचेंग तोंगशिन से कहता है कि तुम टीम बिल्डिंग की लोकेशन चेंज कर दो। तोंगशिन कहती है कि ठीक है। अब चेंग्याओ अपने मेडिसिन स्प्रे करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चेंग्याओ से नहीं कर पा रहा होता। इसकी आवाज सुनकर तोंगशिन यहाँ पर आती है। तोंगशिन यहाँ पर पीटर को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से चेंग्याओ को चोट लगी है, इसलिए तुम चेंग्याओ की मेडिसिन लगाने में मदद करोगे। ये कहकर तोंगशिन चली जाती है और पीटर चेंग्याओ की मेडिसिन स्प्रे करने लगता है। पीटर को भी चेंग्याओ के लिए बुरा लग रहा होता है क्योंकि इसको काफी दर्द हो रही होती है। फिर तोंगशिन फ्रूट्स लेकर जब वापस आती है तो ये पीटर से कहती है कि क्या तुम चेंग्याओ से कुछ नहीं कहना चाहते। ये सुनकर पीटर चेंग्याओ से माफी मांगता है। चेंग्याओ कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इनके यहाँ से जाने के बाद चेंग्याओ अपने आप से कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि यीचेंग के रिलेटेड लोग इतने अच्छे होंगे। अब लिंशी जब वापस घर पर आती है तो यीचेंग अपने दरवाजे में खड़ा होता है। कि लिंशी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लिंशी कहती है कि क्या ये काम से रिलेटेड है, तो यीचेंग कहता है कि तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। अब लिंशी इसके घर के अंदर आ गई होती है और यीचेंग इसको चेंग्याओ के स्केटबोर्ड इवेंट की वीडियो दिखा रहा होता है। लिंशी इसको पॉज करके यीचेंग से कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। यीचेंग कहते हैं कि उसने तुमसे आज अपना लव कन्फेस किया है ना। लिंशी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मुझे तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत है। यीचेंग जज्बाती होकर कहने लगता है कि चेंग्याओ बहुत यंग है, वो भला प्यार के बारे में क्या जानता है। लिंशी इसकी बात सुनकर कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें और चेंग्याओ को पेयर बना लेना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल रहोगे। यीचेंग कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। लिंशी कहती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ। यीचेंग इसको जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रही है। लिंशी से पूछती है कि क्या हुआ, तो यीचेंग कहता है कि मेजो आइलैंड में तुमने मेरे शोल्डर को अपने कुशन के तौर पर इस्तेमाल किया था, तो अब उसकी वजह से मुझे दर्द हो रही है। लिंशी इसको ऐसे देखकर यीचेंग को बैठने के लिए कहती है, तो यीचेंग कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाकर रेस्ट कर सकती हो। यही कहता हुआ यीचेंग लिंशी के पास आकर बैठ भी जाता है। अब लिंशी इसका मसाज करने लगते हुए पूछती है कि क्या तुम अब पहले से बेहतर फील कर रहे हो। तो यीचेंग कहता है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ये सुनकर लिंशी इसको मारती है और गुस्से में यीचेंग को देखने लगती है। यीचेंग लिंशी से कहता है कि क्या मैं वो पहला शख्स हूँ जिसको तुमने ये ट्रीटमेंट दिया है। लिंशी कहती है कि नहीं। यीचेंग जज्बाती होकर कहने लगता है कि क्या वो चेंग्याओ है। तो लिंशी जाते हुए कहती है कि नहीं, मेरे डैड। अब लिंशी जब घर पहुंचती है तो ग्रैंडमा ली तोंगशिन से चेंग्याओ के बारे में बात कर रही होती है। लिंशी ये बात सुनकर ग्रैंडमा ली से पूछती है कि चेंग्याओ के साथ क्या हुआ है। तो ग्रैंडमा ली इसको सारी बात बता देती है। लिंशी जब अपने रूम में आ जाती है तो इसको चेंग्याओ की फिक्र हो रही होती है, तो ये इसको कॉल कर लेती है, लेकिन चेंग्याओ इसकी कॉल नहीं उठाता। अगले दिन यीचेंग जब काम पर आता है तो यहाँ पर मिस चैन अपनी टीम के साथ मौजूद होती है। यीचेंग ये देखकर पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मिस चैन इसको बताती है कि मैं यूई पर डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हूँ। यीचेंग कहता है कि तुम ये कैसे शूट करोगी। मिस चैन कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम लोगों को नॉर्मली ही काम करना है, मैं बस तुम लोगों के काम की कुछ शॉट्स लूंगी। अब लिंशी भी ऑफिस में जब जा रही होती है तो चैन इसको हाय बोलती है। लिंशी को चैन अच्छी नहीं लगती होती। चैन यीचेंग को माइक्रोफोन पहनने के लिए दे रही होती है तो यीचेंग लिंशी को बताने लगता है कि चैन शाओ यूई के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है। ये सुनकर लिंशी कहती है कि फिर आपको अपना काम करना चाहिए, कहकर ये चली जाती है। अब मीटिंग स्टार्ट हो गई होती है, लेकिन अभी तक चेंग्याओ यहाँ पर नहीं आया होता और इसके साथ ही यहाँ पर चेंग्याओ आ जाता है। चेंग्याओ आते ही लिंशी को अपना काम दे देता है। अपना काम सबमिट करवाने के बाद चेंग्याओ यहाँ से जाने लगता है तो लिंशी सबसे कहती है कि ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है, हम लंच ब्रेक के बाद मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो लिंशी चेंग्याओ से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। चेंग्याओ उसकी बात सुनने के लिए बैठ जाता है। लिंशी उसको कहती है कि तुम वापस घर आ जाओ, तुम्हें तोंगशिन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंडमा ली का घर छोड़कर चली जाती हूँ। चेंग्याओ कहते हैं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ। लिंशी चेंग्याओ से कहने लगती है कि तुम्हारी उम्र में जो प्यार होता है वो असल में प्यार नहीं होता। हो सकता है तुम मेरे जैसे किसी इंसान से पहली दफा मिले हो, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलकर इतना अच्छा लगा हो, लेकिन ये सच्चा प्यार ना हो। चेंग्याओ कहते हैं कि तुमने मेजो आइलैंड
स्विट्जरलैंड से आने के बाद फैसला कर लिया है। लिंची कहती कि अगर तुम्हें यीचंग के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता तो मैं ऑफिस बात करके तुम्हारा ट्रांसफर हेडक्वार्टर्स में करवा देती हूँ। ये बात सुनकर चेंगियाओ को अच्छा नहीं लगता। ये लिंची से कहता है कि मैं यीचंग से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागूंगा। लिंची कहती कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। चेंगियाओ कहते हैं कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्न करूंगा। तुम्हें यीचंग और चेंशाओ के बारे में मालूम है ना, वो तुम्हारे साथ भी खेल रहा है और चेंशाओ के साथ भी। लिंची की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। लिंची कहती है कि चेंशाओ हमेशा से ही यीचंग को पसंद करती है। चेंगियाओ कहते हैं कि तुम्हें इनके बारे में मालूम है। तो लिंची इसको बताती है कि यीचंग कॉलेज के टाइम में पूरे डिपार्टमेंट का क्रश था और यीचंग की तरह चेंशाओ भी बहुत फेमस थी। उस टाइम पर तो मैंने चेंशाओ को मौका नहीं दिया था, लेकिन अगर अब वो दोनों कपल बन भी जाए तो मुझे लगता है कि वो दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। चेंगियाओ कहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा? तो लिंची कहती है कि मुझे क्यों दुख होगा। चेंगियाओ कहता है कि तुम भी बस ये बात एडमिट नहीं करना चाहती। ये कहते हुए ये अपनी स्टिक उठाने लगता है, लेकिन चेंगियाओ गिरने लगता है और लिंची भी इसकी उठने में मदद कर रही होती है। इन दोनों को साथ में यीचंग बाहर से देख लेता है और ये गुस्से में विंडो नॉक करके लिंची को बाहर आने के लिए कहता है। यीचंग लिंची को अपने ऑफिस में ले आता है और ये लिंची से माइक्रोफोन पहनाने के लिए कहता है। लिंची कहती है कि मुझे ये लगाना नहीं आता। तो यीचंग कहते कि क्या तुम इतना आसान सा काम भी नहीं कर सकती? ये सुनकर लिंची यीचंग के माइक्रोफोन लगाने लगती है। तो यीचंग कहता है कि वो लड़का होने के बावजूद सही से चल भी नहीं सकता और उसको तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो लिंची कहती है कि वो मेरी वजह से गिरा था, तो अगर मैंने उसकी मदद कर भी दी तो इसमें क्या गलत है? यीचंग कहते कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि स्केटबोर्डर्स बुरे होते हैं। लिंची को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और ये यीचंग को माइक्रोफोन देते हुए कहती है कि तुम चेंशाओ से ही कहो कि वो तुम्हारे लिए इसको फिक्स कर दे। ये कहकर लिंची जाने लगती है, लेकिन यीचंग इसको रोकता है और पूछता है कि क्या तुम जेलस हो? लिंची कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। साथ ही यहाँ पर चेंशाओ भी आ जाती है जो यीचंग से पूछती है कि क्या तुम तैयार हो? ये सुनने के बाद लिंची गुस्से में यहाँ से चली जाती है। चेंशाओ यीचंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ माइक्रोफोन लगाने में, लेकिन यीचंग ये माइक्रोफोन चेंशाओ को देते हुए कहता है कि तुम ये मामाओ को दे दो। अब चेंशाओ जब ये माइक्रोफोन मामाओ को देने के लिए आती है तो ये मामाओ से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि यीचंग अब कहाँ पर शिफ्ट हुआ है? तो मामा कहता है कि हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? चेंशाओ कहती कि डॉक्यूमेंट्री के लिए हमें कुछ घर के भी सीन्स रिकॉर्ड करने हैं। ये सुनकर मामा इसको यीचंग का एड्रेस बता देता है। मामा चेंशाओ से कहता है कि मैं इसके बारे में यीचंग को बता देता हूँ। तो चेंशाओ कहती है कि मैं ये सरप्राइज शूट करना चाहती हूँ, तभी हम यीचंग का नेचुरल रिएक्शन शूट कर पाएंगे। इसके बाद सैटरडे को चेंशाओ यीचंग के घर जब आ रही होती है तो रास्ते में इसकी मुलाकात लिंची से भी हो जाती है। लिंची इसको देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो चेंशाओ कहती है कि मैं यीचंग से मिलने के लिए आई हूँ, मेरा इंतजार कर रहा है। ये देखकर लिंची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यीचंग जब दरवाजा खोलता है तो इसको यहाँ पर देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चेंशाओ कहती है कि मैं तुम्हारे घर के कुछ सीन्स रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन रास्ते में मुझे मेरे कैमरामैन की कॉल आई कि वो आज नहीं आ पाएगा। ये कहकर चेंशाओ इसका घर देखने लगती है। यीचंग चेंशाओ से कहता है कि अगर हम आज शूटिंग नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगा, और ये इसको जाने के लिए कहता है। ये सुनकर चेंशाओ कहती है कि हम लोग 10 साल पुराने क्लासमेट्स हैं, क्या अब हम मिलकर खाना भी नहीं खा सकते? इतने में लिंची अपने घर वापस जा रही होती तो यीचंग कहता है कि हम पुराने क्लासमेट्स लंच कर रहे हैं तो तुम भी हमें ज्वाइन करो। लिंची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यीचंग कहता है कि हम एक दूसरे को इतने लंबे टाइम से जानते हैं, क्या हम सैटरडे को साथ में खाना भी नहीं खा सकते? ये कहते हुए ये चेंशाओ से कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अब चेंशाओ भी बाहर आ जाती है और लिंची को साथ में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। अब लिंची भी इनके साथ लंच करने के लिए आ जाती है। अब चेंशाओ जानबूझकर यीचंग से कहती है कि तुम कॉलेज के टाइम में अक्सर मेरे घर डिनर के लिए आया करते थे। तो यीचंग कहता है कि मेरे साथ जाओ और लीजन भी होता था। अब चेंशाओ जो एक डिश लेकर आई होती है वो इनके कॉलेज के करीब जो रेस्टोरेंट होता है उसकी होती है, और लिंची खाते पहचान जाती है कि ये कहाँ से आई है। ये यीचंग को बताती है कि जो वापस आ गया और वो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उस टाइम पर हम दोनों उसके लिए कस्टमर्स लेकर आए थे। तो यीचंग कहता है कि हम दोनों अकेले नहीं थे, हमारे साथ क्लब के और 10 लोग भी थे। अब चेंशाओ जानबूझकर लिंची को अपनी सू और यीचंग की एक फोटो दिखाती है और कहने लगती है कि सू ने अपने रेस्टोरेंट में इसी पिक्चर के बाद उसने अपने रेस्टोरेंट में लवर वॉल बनाई थी। अब लिंची तो इसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई होती है तो ये यहाँ से चली जाती है। यीचंग भी गुस्से में चेंशाओ से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ उसके सामने कहने की क्या जरूरत थी? चेंशाओ कहती है कि हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तो यीचंग कहते हैं कि तुम जानती हो कि मेरे दिल में अभी भी लिंची के लिए फीलिंग्स हैं और तुमने जानबूझकर ये सब बातें की ताकि हमारा पैचअप ना हो पाए। लिंची अपने रूम में आ जाती है लेकिन ये बहुत ही अपसेट फील कर रही होती है। यीचंग चेंशाओ से कहता है कि अगर मेरा और लिंची का पैचअप ना भी हुआ तब भी हम दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। ये सुनकर चेंशाओ को बहुत बुरा लगता है और ये यहाँ से चली जाती है। अब तोंगशन पीटर के पास आती है जो इटालियन क्लासेस ले रहा होता है
और ये और कोई नहीं बल्कि चेंग्यो की वीडियो से देख रहा होता है। पीटर अपनी मॉम को बताता है कि चेंग्यो एक बहुत ही अच्छा टीचर है। ये सुनकर तोंगशिन इससे काफी इम्प्रेस होती है। मॉम और चेंग्यो को कॉफी का कप देकर कहता है कि तुम इसको तोंगशिन को दे दो। चेंग्यो ये कॉफी लेकर तोंगशिन के पास आता है तो तोंगशिन इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देखकर चेंग्यो तोंगशिन से कहता है कि मैं इंटरव्यू की रिहर्सल करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तोंगशिन इसके लिए मान जाती है और फिर ये दोनों इंटरव्यू की रिहर्सल करने लगते हैं। जब ये दोनों प्रैक्टिस कर लेते हैं तो तोंगशिन कहती है कि उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो इसलिए कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करो। हमें तुम्हारी सिर्फ एक साइड को देखने के बाद तुम्हें यीचंग से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। चेंग्यो कहते हैं कि फिर मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम्हें मेरे बारे में और क्या मालूम हुआ है। तोंगशिन कहती है कि तुम काफी टाइम से इंटरनेट पर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस सिखा रहे हो। तुम अपने काम में बहुत आउटस्टैंडिंग हो। चेंग्यो कहते हैं कि हर दिन आउटस्टैंडिंग काम करना मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। चेंग्यो से कहता है कि तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा है फिर तुम यीचंग के साथ काम क्यों कर रही हो। तोंगशिन कहती है कि एक लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। अब रात में तोंगशिन लिंची को कॉल करके कहती है कि क्या तुम्हें टीम बिल्डिंग का स्केड्यूल मिल गया है। लिंची कहती है कि हाँ, लेकिन हमें तो गुलानग्यू नहीं जाना था, अब हम फैंगते क्यों जा रहे हैं। तोंगशिन कहती है कि मैंने सबसे उनका ओपिनियन लिया था और उनको लगा कि फैंगते ज्यादा अच्छी जगह है जाने के लिए। अब लिंची अपने रैबिट को देखने लगती है और उसको फिर से अपना कॉलेज टाइम याद आने लगता है। लिंची यीचंग के साथ कुछ प्रिंसेस को देखने के लिए आई होती है। यीचंग ये देख कर कहता है कि तुमने सिर्फ इनके साथ पिक्चर लेने के लिए इतना इंतजार किया है। तो लिंची कहती है कि आज मेरी बर्थडे है, इसीलिए मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। यीचंग कहते कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी बर्थडे विश इन प्रिंसेसेस को देखना है जो इनको दूसरे लोग प्ले कर रहे हैं। लिंची कहती कि असल में मैं इनको देखने के लिए नहीं आई। तो यीचंग कहते कि फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। लिंची कहती है कि तुम समझ नहीं पाओगे इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ। यीचंग कहता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा ताकि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जान सकूं। लिंची कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझ पर हंसोगे नहीं। तो यीचंग कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। लिंची कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं फेरी टेल्स की परियों के दरमियान एक सुंदर सा ड्रेस पहनना चाहती हूँ। यीचंग कहता है कि फिर तुम्हारी विश को पूरा करने के लिए मुझे तो एक पार्टी अरेंज करनी चाहिए। लिंची कहती है कि तुम ये कब करोगे। तो यीचंग कहते हैं कि आज रात, क्योंकि आज तुम्हारी बर्थडे है। ये सुनकर लिंची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यीचंग भी हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे सपने में होगा। अब लिंची को इसके डैड की कॉल आती है जो उससे कहने लगते हैं कि कल मेरी बेटी की सालगिरह है, तो तुम अपनी सालगिरह किसके साथ स्पेंड करोगी। लिंची कहती है कि मैं अपनी सालगिरह अपने काम के साथ स्पेंड करने वाली हूँ। डैड लिंची से कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए किसी ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की हो। लिंची कहती है कि डैड ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे काम पर ज्यादा दोस्त नहीं है। ये अपने डैड को गुड नाइट कहकर कॉल बंद कर देती है। लिंची वही जैकेट पहनकर देख रही होती है जो इसने यीचंग के साथ अपनी लास्ट बर्थडे पर पहनी थी। अब अगले दिन लिंची जाने के लिए तैयार हो गई होती है। अब ये सब लोग बस में जा रहे होते हैं। अब टियन के साथ वाली सीट खाली होती है, लेकिन तेन शाओ अपने दूसरे कुलीग के पास जाकर कहती है कि क्या मैं आपकी जगह पर बैठ सकती हूँ। तो उसका कुलीग भी इसको कह रहा होता है कि वो जगह खाली तो है, तो वहाँ पर जाकर बैठ सकती हो। लिंची भी ये सब कुछ देख रही होती है और अब लिंची को याद आता है कि तेन शाओ ने अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। लिंची इसको कहती है कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन तब तक अप्रूव नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे कोई सॉलिड रीजन नहीं दोगी। तो तेन शाओ कहती है कि मेरे लिए माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट में जाना ज्यादा बेहतर है। लिंची कहती है लेकिन ये भी कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। तो तेन शाओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम, बस मुझे किसी और डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर करवाना है। ये याद आने के बाद लिंची टियन को मैसेज करके पूछती कि क्या तुम्हारी तेन शाओ से कोई लड़ाई हुई है। तो टियन कहता है कि नहीं। अब ये सब लोग अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं। अब तोंगशिन का कोलीग इससे कहने लगता है कि क्या हमें यीचंग के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। तो मामा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यीचंग चेन शाओ के साथ एक छोटे से बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि वो आज वापस ना आ पाए। तोंगशिन लिंची से कहती है कि यीचंग ने कहा था कि वो जब फ्री हो जाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब एक जगह पर हाओशंग और यूई के वर्कर्स इकट्ठे हो गए होते हैं। तोंगशिन इन सबसे कहती है कि इस फन एक्टिविटी के जरिए आप लोगों को रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी और एक दूसरे को जानने का मौका भी। तोंगशिन कहती है कि हमने आप सबके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है। यहाँ पर मौजूद सब लोग दो दो लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। जो ग्रुप 6 बजे से पहले यहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा राइड्स लेगा उसे यूई की तरफ से कंप्यूटर गिफ्ट में दिया जाएगा। ये सुनकर तो सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब तेन शाओ वांगचियांग से कहती है कि क्या तुम मेरी टीम में आओगे। तो वांगचियांग कहता है कि मैं और चेनवन एक टीम में होने वाले हैं। चेनवन इसको कहती है कि तुम अपनी टीम में टियन को क्यों नहीं लेती। ये सुनकर टियन कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहती। तो तेन शाओ कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से हार जाएं। तो टियन कहता है कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो सिर्फ एक गेम है। अब चेनवन और वांगचियांग तो यहाँ से जल्दी से चले जाते हैं, इसलिए तेन शाओ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होती और इसको टियन के साथ ही टीम बनानी पड़ती है। अब चेंगी और लिंची रह गए होते हैं। इतने में यहाँ पर पीटर और तोंगशिन आते हैं। पीटर लिंची के पास आकर कहने लगता है कि आंट लिंची, मैं आपके साथ टीम बनाना चाहता हूँ। तो लिंची पीटर के साथ टीम बनाने के लिए मान जाती है और
कि पीटर को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब तोंगशिन चेंग्याओ से कहती है कि फिर हम दोनों टीम बना लेते हैं। चेंग्याओ कहते हैं कि ठीक है। अब पीटर लिंची से कहता है कि मुझे उस कैसल में जाना है। लिंची हंसते हुए कहती है कि लड़कों को भी प्रिंसेस देखना पसंद है। पीटर कहते हैं कि आपको पसंद है, तो लिंची कहती है कि मुझे पहले पसंद हुआ करता था। पीटर कहता है कि आपको अब क्यों नहीं पसंद। लिंची कहती है कि इस बात को छोड़ो, हम लाइन में जाकर खड़े होते हैं। तो पीटर कहता है कि पता नहीं, मुझे अचानक से अपनी मॉम की याद आ रही है। लिंची इसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है। पीटर कहता है कि मैं अपनी मामा के पास जा रहा हूँ। लिंची कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन पीटर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर पीटर यहाँ से चला जाता है। अब पीटर अपनी मॉम के पास वापस आ जाता है। चेंग्याओ उसको देखकर कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए। तो पीटर कहते हैं कि मुझे तो टीम अपनी मॉम के साथ ही बनानी थी। चेंग्याओ कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम दोनों चले जाओ, वैसे भी मैं जख्मी हूँ, मैं अपनी वजह से तुम लोगों को हराना नहीं चाहता। पीटर चेंग्याओ के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ जरूर आना होगा। चेंग्याओ कहते हैं कि क्यों। पीटर इसको कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तोंगशिन इसको मना कर देती है। तो चेंग्याओ कहता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जब तक तुम लोग मुझे वो बात नहीं बताओगे मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। पीटर कहता है कि यीचेंग और लिंची की टीम है, अगर तुम चले भी जाओगे तो तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा होगे। अब लिंची इस कैसल के बाहर खड़े होकर इसको देख रही होती है। यहाँ पर कुछ बच्चियां भागते हुए जा रही होती हैं, जिसकी वजह से लिंची गिरने लगती है, लेकिन यीचेंग लिंची को गिरने से बचा लेता है। लिंची यीचेंग को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। लिंची से कहती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हुए थे। तो यीचेंग कहता है कि क्या तुम वाकई में मुझे आज के दिन बिजनेस ट्रिप पर भेजना चाहती हो। लिंची कहती है कि तुम्हारे कोलीग्स ही कह रहे थे। यीचेंग कहता है कि मैं इतना अहम दिन कैसे भूल सकता हूँ। लिंची कहती है कि तुम्हें अभी तक याद है। यीचेंग कहता है कि हाँ, और कहता है कि तोंगशिन ने मुझे इस टीम बिल्डिंग के बारे में इतनी दफा रिमाइंड करवाया था, तो मैं इसको नहीं भूल सकता था। लिंची कहती है कि इस टीम बिल्डिंग के इवेंट की वजह से यूई और हाओ शुन ज्यादा बेहतर तरीके से फ्यूचर में काम कर सकेंगे। यीचेंग लिंची से कहता है कि तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। लिंची कहती है कि आज सुबह मैं जल्दी में निकली तो मुझे जो भी ड्रेस नजर आया वो मैंने पहन लिया। यीचेंग अब लिंची को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन लिंची यहीं पर खड़ी रहती है। यीचेंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई हो, हमें जाकर लाइन में लगना चाहिए। तो लिंची कहती है कि मैं यहीं पर रहकर रेस्ट करना चाहती हूँ। यीचेंग कहता है कि फिर जब तक मैं लाइन में खड़ा हूँ तो मुझे कंपनी ही दे दो। लिंची कहती है लेकिन तुम्हें तो लाइन में खड़े होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यीचेंग कहता है कि मैं बदल गया हूँ। लिंची कहती है कि मुझे लाइन में खड़े होना पसंद नहीं है। यीचेंग कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें ये फेक प्रिंसेस काफी अच्छी लगती थी। तुमने उस दिन भी ब्लैक ड्रेस पहना था, आज तुम्हें ये ब्लैक ड्रेस पहना देखकर मुझे लगा कि तुम हमारी पुरानी मेमोरीज को रिक्रिएट करने वाली हो। लिंची कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो यीचेंग कहते हैं कि टीम बिल्डिंग इवेंट है, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बारी नहीं आएगी। ये कहकर यीचेंग लिंची को लेकर चला जाता है। चेंग्याओ तोंगशिन से कहते हैं कि ये कोई टीम बिल्डिंग इवेंट नहीं है, बल्कि यीचेंग ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। तो तोंगशिन कहती है कि साथ में काम करने के लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने ही पड़ते हैं। चेंग्याओ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, ये गुस्से में जाने लगता है, लेकिन तोंगशिन इसको रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो चेंग्याओ कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यीचेंग से मुख्तलिफ हो, लेकिन तुम तो उसी की साइड पर हो। तोंगशिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चेंग्याओ उसका हाथ पीछे कर रहा होता है, जिसकी वजह से तोंगशिन के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर पीटर और तोंगशिन जल्दी से इस ब्रेसलेट को ढूंढने लगते हैं। तोंगशिन को ये ब्रेसलेट मिल जाता है। पीटर ये देखकर कहते हैं कि ये तो टूट गया है। पीटर चेंग्याओ से कहता है कि ये ब्रेसलेट मेरी मॉम के लिए बहुत वैल्यूएबल है। चेंग्याओ कहते हैं कि इसके लिए मैं पैसे दे सकता हूँ। तो पीटर कहता है कि तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे डैड ने मेरी मॉम को सिर्फ यही गिफ्ट दिया था। लेकिन तोंगशिन पीटर को चुप करने के लिए कहती है और ये चेंग्याओ से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेंग्याओ को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। अब टियान तेनशाओ से कहता है कि तुम्हें कंप्यूटर चाहिए ना। तो तेनशाओ कहती है कि हाँ। टियान कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वो दिलवा कर जरूर रहूंगा। और फिर ये दोनों राइड्स लेना शुरू कर देते हैं। टियान तो इन सभी राइड्स को काफी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तेनशाओ का मूड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। अब ये दोनों पायरेट शिप लेते हैं। इस राइड को तेनशाओ भी एंजॉय करती है। दूसरी तरफ यीचेंग और लिंची इस कैसल के बाहर खड़े होते हैं। लिंची कैसल से बाहर आती हुई प्रिंसेस को देख रही होती है। यीचेंग इसके पास जाता है और कहने लगता है कि ये लड़की मेरी दोस्त है, आज इसकी बर्थडे है, तो आप क्या इसको हैप्पी बर्थडे बोल देंगी। अब ये प्रिंसेस लिंची को ऊपर आने के लिए कह रही होती है। लिंची को याद आने लगता है कि बचपन में तेनशाओ की बर्थडे पर इसके ग्रैंडपा तेनशाओ के साथ आते हैं और सबसे कहने लगते हैं कि ये गाओ फैमिली की छोटी सी प्रिंसेस है। ये याद आने के बाद लिंची यहाँ से चली जाती है और यीचेंग भी इसको सॉरी बोलकर लिंची के पीछे भागता है। लिंची बेंच पर बैठी होती यीचेंग इसके पास कॉफी लेकर आता है, उसे कहने लगता है कि तुम फिर से अपनी कजिन के बारे में सोच रही हो। लिंची कहती है कि तुम्हें अभी तक सारा कुछ याद है। तो यीचेंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात याद है। यीचेंग के जाने के बाद लिंची भी यहाँ पर वॉक करना शुरू कर देती है। अब यीचेंग यहाँ पर लिंची के लिए बहुत सारे बैलून्स लेकर आ जाता है। लिंची इसको ऐसे देख के कहने लगती है कि तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। यीचेंग लिंची को ये बैलून्स पकड़ने के लिए दे रहा होता है, लेकिन लिंची इससे इनकार कर देती है। यीचेंग ये सुनकर इन बैलून्स को छोड़ देता है। लिंची इनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो ये यीचेंग के क्लोज आ जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इन्हें इसी जगह पर अपना गुजारा हुआ वक्त भी याद आ रहा होता है। अब यीचेंग लिंची को किस करने वाला होता
चाहता है, लेकिन यीचंग को कॉल आ जाती है। यीचंग कॉल सुनने के बाद लिंची से कहता है कि मुझे जाना होगा, तो लिंची कहती है कि काम ज्यादा जरूरी है। अब यीचंग यहाँ से चला जाता है। अब ये सब लोग विनर के अनाउंसमेंट के लिए जमा हो जाते हैं। माओ माओ अनाउंस करता है कि गिफ्ट चेंग्या और मिस तोंगशिन की टीम ने जीता है। ये सुनकर सब चेंग्या और तोंगशिन के लिए तालियां बजाने लगते हैं। माओ माओ कहता है कि जिन लोगों को गिफ्ट नहीं मिला है वो भी उदास नहीं हो, हमने आप सब के लिए एक ड्रेस अप बैंक्वेट का भी इंतजाम किया है। इस बैंक्वेट के लिए आप में से किसी एक शख्स को हमारी तरफ से तैयार किया और मिस्टीरियस गिफ्ट मिल सकता है। माओ माओ तोंगशिन को नाम निकालने के लिए बुलाता है और ये नाम और किसी का नहीं बल्कि लिंची का आता है। लिंची कहने लगती है कि आप ये गिफ्ट किसी और को दे दे, लेकिन सभी कहते हैं कि नाम आपका आया है तो गिफ्ट भी आपको ही मिलेगा। अब लिंची एक रूम में आ जाती है। इस रूम में कबर्ड पड़ी होती है। लिंची इसको खोलती है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस होता है। इस ड्रेस को देखकर लिंची बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब लिंची की ड्रेस पहनकर इस बैंक्वेट में आ जाती है। पीटर लिंची को देखकर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है, इसीलिए बाकी सब लोग भी लिंची के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। लिंची सरप्राइज पार्टी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर लिंची के लिए एक केक भी अरेंज किया गया होता है और इस केक पर भी एक बहुत प्यारी प्रिंसेस बनी होती है। यीचंग लिंची के पास आता है और इसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज एक बहुत अहम दिन है, तुम जल्दी से विश मांग कर कैंडल्स को बुझाओ। अब लिंची विश मांगने लगती है तो यीचंग लिंची से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी तुम्हारी विश का हिस्सा हूँ। लिंची विश मांगने के बाद कैंडल को बुझाती है। अब तोंगशिन भी स्टेज पर आकर कहने लगती है कि हमारा पहला टीम बिल्डिंग इवेंट है, इसीलिए आप सब लोग भी आकर डायरेक्टर लिंची की बर्थडे को सेलिब्रेट करें और हम लिंची को भी थैंक्स करते हैं उसकी सभी एफर्ट्स के लिए जो वो अपनी टीम के लिए करती हैं। लिंची इसके लिए तोंगशिन को थैंक्स बोलती है। यीचंग लिंची से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। ये कहने के बाद यीचंग लिंची को टॉप फ्लोर पर ले आता है। यहाँ पर आकर यीचंग लिंची से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो। लिंची इसकी बात मानकर आंखें बंद कर लेती है। यीचंग 5 तक काउंटिंग करता है और जैसे इसकी काउंटिंग खत्म होती है तो यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। लिंची को ये फायरवर्क्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। इतने में ही बाकी सब लोग भी फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। चेंग्या देखता है कि तोंगशिन यहाँ पर नहीं है तो ये भी तोंगशिन के पास अंदर आ जाता है। तोंगशिन अपने ब्रेसलेट को देख रही होती है तो चेंग्या इसके लिए इसको सॉरी करता है और कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं इसको रिपेयर करवा देता हूँ, लेकिन तोंगशिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर तोंगशिन यहाँ से चली जाती है। साथ ही यहाँ पर पीटर आ जाता है जो अपनी मॉम को देखकर कहने लगता है कि मॉम घर वापस जाकर जरूर आज रात को रोएंगी। ये सुनकर चेंग्या को अच्छा नहीं लगता। अब टियान तेनचाओ से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कंप्यूटर नहीं जीत पाया। तेनचाओ कहती है कि मेरा कंप्यूटर अभी भी ठीक है, चेनवन ने तो बस ज्यादा ही बात को एग्जैजरेट कर दिया था। तेनचाओ टियान से कहती है कि आपके पास अम्यूजमेंट पार्क का पासपोर्ट है, तो टियान इसको ये निकाल कर दे देता है। तेनचाओ कहती है कि मैं इसको मेमोरी के तौर पर अपने पास रखना चाहती हूँ। लिंची यीचंग को इस सब के लिए थैंक्स बोलती है। यीचंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हर दिन के लिए मेरी प्रिंसेस हो। सभी एम्प्लॉयज अपने घर पर उतर गए होते हैं, सिर्फ टियान और तेनचाओ बचे होते हैं। तेनचाओ टियान से काफी दूर बैठी होती है तो टियान इसके पास आ जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तेनचाओ इसको इग्नोर कर रही होती है। अब तेनचाओ को घर आ जाता है और ये बस से उतर जाती है। इसके साथ ही टियान को लिंची मैसेज करके बताती कि तेनचाओ अपना ट्रांसफर करवा रही है। अभी तेनचाओ अपने घर के अंदर आई होती है कि टियान भागता हुआ तेनचाओ के पास आता है। तेनचाओ उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो टियान कहता है कि तुम अपना ट्रांसफर क्यों करवा रही हो। तेनचाओ कहती है कि मेरी चाइनीज इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे ये डिपार्टमेंट सूट नहीं करता। टियान कहता है कि ये कोई रीजन नहीं है तुम्हारे ट्रांसफर की। टियान कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने ऑफिस में तंग किया है, तो तेनचाओ कहती है कि नहीं। ये कहकर तेनचाओ जाने लगती है, लेकिन टियान इसको रोकता है, कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं सारी रात यहीं पर खड़ा रहूंगा। तेनचाओ कहती है कि मैं जिसको पसंद करती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। वो हर रोज मेरी आंखों के सामने होता है और मुझे उससे डिस्टेंस रखना पड़ता है, मैं ये मजीद नहीं कर सकती। टियान इसको कहते हैं कि क्या तुम वांग चियांग को पसंद करती हो, तो तेनचाओ कहती है कि आपको भी समझ नहीं आ रही कि मैं आपको पसंद करती हूँ। ये सुनकर टियान कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती भी हो तो तुम्हारे ट्रांसफर की ये रीजन नहीं होनी चाहिए। तेनचाओ कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप जल्द ही शादी कर रहे हैं। टियान कहता है कि मैं और शाओयन अपने पेरेंट्स की वजह से एक दूसरे से मिले थे, लेकिन हम दोनों ही अपनी पेरेंट्स की मर्जी से ये फोर्स्ड मैरिज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने अपने पेरेंट्स के सामने सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा किया था और अब तो हमारा ब्रेकअप भी हो गया है। ये सुनकर तेनचाओ बहुत हैरान होती है और टियान तेनचाओ से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टियान कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। जब तुम ट्रिप के दौरान बीमार थी तो मैं तुम्हारे लिए परेशान था और जब तुम चंची के साथ ट्रांसलेशन का काम कर रही थी तो मैं चंची को देखकर जेलस हो गया। टियान तेनचाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसा चाहती हो। तेनचाओ इसके लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर टियान बहुत खुश होता है, तेनचाओ को हक करता है। टियान तेनचाओ से पूछता है कि तुम
तुम मुझे कब से पसंद करती हो? तो तंशाशा कहती है कि मैं तुम्हें 10 साल पहले से पसंद करती हूँ। जब तुमने मेरी जान बचाई थी मैं तभी से तुम्हारी तलाश कर रही थी, और जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से पसंद करती हूँ। ये सुनकर टियान मुस्कुराने लगता है। अब लिंशी और यीचेंग भी साथ में घर आ जाते हैं। लिंशी अपने घर में जाने लगती है, लेकिन यीचेंग इसको कहता है कि मैं अपना AI डॉक्टर इस साल के एंड में लॉन्च करने वाला हूँ, इसीलिए उसको चेक करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे तुम्हारे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। लिंशी इसके लिए मान जाती है। अब लिंशी यीचेंग की मदद करने के लिए इसके घर पर आ जाती है। यीचेंग लिंशी से कहता है कि आज तुमने सारा दिन बहुत खेला है तो तुम्हें भूख लगी होगी, तुम ये स्नैक्स खा लो। लिंशी जब इनको खाने लगती है तो यीचेंग कहता है कि क्या तुम्हें ये सब स्नैक्स याद हैं? ये तुम्हारे फेवरेट हुआ करते थे। लिंशी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और यीचेंग से कहती है कि तुम्हारा काम हो गया है, मैं वापस जा रही हूँ। यीचेंग इसको रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों करती रहती हो? तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? तुम तो हमेशा से एक बहादुर लड़की थी, तो अब तुम अपनी फीलिंग्स से क्यों डर रही हो? ये लिंशी से कहता है कि अब हम क्लोज हो गए हैं, तुम्हें सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। लिंशी यीचेंग से कुछ कहने वाली होती है कि यीचेंग इसके पास आकर कहता है कि पहले मैं बहुत यंग था, इसीलिए मैं तुम्हारी बर्थडे विश को नहीं समझ पाया। तुम प्रिंसेस की तरह नहीं हो, बल्कि तुम तो एक फियरलेस फीमेल जर्नल की तरह हो। अब मुझे समझ में आ गई है कि तुम्हें अफेक्शन की जरूरत है। ये लिंशी से कहता है कि इसलिए तुम मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो। ये कहकर यीचेंग लिंशी को हक करता है, लेकिन लिंशी इसको पीछे करके यहाँ से भाग जाती है। अब तंशाशा जब घर पर पहुँचती है तो ये अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब टियान तंशाशा के साथ लंच कर रहा होता है। तंशाशा ये देखकर बहुत हैरान होती है कि टियान ने अपना खाना बहुत जल्दी खत्म कर लिया है। टियान कहता है कि मैं आर्मी में 5 मिनट में अपना खाना खत्म कर लिया करता था, इसलिए अब मुझे बस आदत हो गई है। ये तंशाशा से कहता है कि तुम खाना खाओ, मेरी जिम क्लास है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। ये कहकर टियान चला जाता है, लेकिन तंशाशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब टियान वापस आकर इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? इसके लिए तंशाशा फौरन मान जाती है। फिर ये दोनों जिम आ जाते हैं। टियान तंशाशा को एक नई एक्सरसाइज सिखा रहा होता है, लेकिन तंशाशा से ये नहीं होती, तो ये टियान से कहती है कि तुम्हें ये एक्सरसाइज करो, मैं तुम्हें यहाँ पर खड़ी होकर देखती हूँ। अब टियान तो एक्सरसाइज करने लगता है और तंशाशा दूसरी एक्सरसाइज ट्राई करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जो ट्रेनर होता है वो तंशाशा को बताने लगता है कि तुम्हें इसको किस तरह से करना है। ये देखकर टियान को अच्छा नहीं लगता और ये फौरन ही तंशाशा के पास आ जाता है। ट्रेनर से कहता है कि मैं इसको सिखा देता हूँ। अब इस जिम ट्रेनर को लगता है कि ये कोई दूसरा ट्रेनर है, तो ये तंशाशा से कहता है कि अगर आप ये जिम ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा। ये सुनकर तंशाशा हंसने लगती है और टियान से कहती है कि ये तो तुम्हारे VIP कार्ड से भी ज्यादा सस्ता है। ये देखकर ये ट्रेनर कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो तंशाशा कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखकर ये ट्रेनर भी हंसने लगता है और इनसे सॉरी करके यहाँ से चला जाता है। तंशाशा इसको रोककर कहने लगती है कि तुम जस्ट डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे थे, तो टियान इसको कहता है कि तुम ये चाहती हो कि वो तुम्हें ट्रेन करे। ये सुनकर तंशाशा हंसते हुए टियान से कहती है कि तुम जेलस हो गए हो। ये सुनकर टियान भी हंसने लगता है और तंशाशा से कहता है कि मैं तो जेलस नहीं हुआ, लेकिन तंशाशा ऐसे ही इसको तंग करती रहती है। इसके बाद रात में तंशाशा अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के इन्विटेशंस लिख रही होती है। टियान इसके पास आकर पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो तंशाशा कहती है कि मैं इनवाइट्स लिख रही हूँ। तो टियान कहता है कि ये लिखने में मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब टियान जब ये इनवाइट्स लिखने के लिए बैठ जाता है तो इसको लिंशी की कॉल आती है। ये फोन स्पीकर पर कर देता है। लिंशी ने इससे कुछ काम की बात करनी होती है और इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो टियान कहता है कि मैं बर्थडे के इनवाइट्स लिख रहा हूँ। तंशाशा की मॉम उसके ग्रैंडपा के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही हैं। ये सुनकर लिंशी बहुत हैरान होती है और ये फौरन ही कॉल बंद कर देती है। तंशाशा ऑफिस से बाहर आती है तो इसके डैड इसको पिक करने के लिए आए होते हैं। इसके डैड बर्थडे अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो लिंशी अपने डैड से कहती है कि आप पहले प्रोफेसर गाओ के घर चले। अब रास्ते में जाते हुए लिंशी के डैड इससे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगी। लिंशी कहती है कि मुझे ये सुनकर कोई भी हैरानगी नहीं हुई। इसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को इसीलिए बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। लिंशी अपने डैड से पूछती है कि आप हमेशा ही उनके बारे में इतना अच्छा कैसे सोचते हैं। लिंशी के डैड कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा के बगैर मैं तुम्हारी मॉम से कभी भी नहीं मिल पाता। अब तंशाशा की मॉम ग्रैंडपा को बर्थडे के इनवाइट्स दिखा रही होती है, तो यहाँ पर आकर मिस वांग तंशाशा की मॉम को बताती है कि लिंशी के डैड ने भी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी अरेंज करने की बात की थी। ये सुनकर ये हैरान होती हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इस बर्थडे पार्टी के बारे में तुम दोनों आपस में बात कर लो। इसके साथ ही लिंशी अपने डैड के साथ यहाँ पर आ जाती है। लिंशी के डैड तंशाशा की मॉम से कहते हैं कि गाओलिंग तुम अब्रॉड से ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आई हो। तो गाओलिंग कहती कि नहीं, मैं ग्रैंडपा के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए वापस आई हूँ। लिंशी अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आप ये बर्थडे पार्टी अरेंज करने का चांस मेरे डैड को क्यों नहीं देते? आपने मेरे डैड से वादा नहीं किया था। तो प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड से कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो उसको इंतजार करने के लिए कहा था। लिंशी को सुनकर गुस्सा आ जाता है और ये कहने लगती है कि मेरे डैड ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। अगर आप मेरे डैड को ये बर्थडे पार्टी अरेंज करने नहीं देना चाहते थे तो आप ये बात उनको पहले बता देते। लिंशी के डैड इसको चुप करने के लिए
कह रहे होते हैं प्रोफेसर गाओ भी इसे कहते हैं कि तुम किस तरह से बात कर रही हो। गाओलिंग कहती है कि मैं अभी अब्रॉड से वापस आई इसलिए मुझे इस बर्थडे पार्टी के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। अब लिंची के डैड प्रोफेसर गाओ को वो होटल दिखाने लगते हैं जो इन्होंने बुक किया होता है। गाओलिंग लिंची के डैड से कहती है कि लिंडा योंग, मुझे लगता है कि ये बर्थडे पार्टी उनकी बेटी को अरेंज करनी चाहिए, तुम दोनों को इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लिंची कहती है कि मेरी मॉम भी प्रोफेसर गाओ की बेटी है, तो फिर हमारी फैमिली ये बर्थडे पार्टी अरेंज क्यों नहीं कर सकती। गाओलिंग कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी एक हैप्पी इवेंट है, इसलिए मैं कुछ बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। लिंची कहती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मेरी मॉम का जिक्र करने से आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। लिंची के डैड कहते हैं कि लिंची, हो सकता है कि तुम्हारी आंट का प्लान हमसे बेहतर हो, इसलिए ये गाओलिंग से कहते हैं कि तुम ये बर्थडे पार्टी अरेंज कर लो और अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे बता देना। लिंची गुस्से में अपने डैड से कहती है कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि आप इनके साथ जितना मर्जी अच्छा बर्ताव कर ले, इनकी नजर में आपकी कभी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। गाओलिंग कहती है कि जब भी तुम्हारे डैड यहाँ पर आते हैं हमने कभी भी उनको नजरअंदाज नहीं किया। तो लिंची कहती है कि आप सब लोग ये सिर्फ ऊपर से शो करते हैं, पास्ट में आपने मेरे डैड को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब मेरे डैड मुझे और मेरी मॉम को एक अच्छी लाइफ देने में कामयाब हो गए, उसके बावजूद भी आप लोगों का ओपिनियन मेरे डैड के बारे में नहीं बदला। प्रोफेसर गाओ कहने लगते हैं कि हमारी फैमिली ने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो मेहनत करते हैं। लिंची कहती है कि मैं ये बात जान चुकी हूँ कि आप लोग मेरे डैड को दिल से अच्छा नहीं जानते, मेरे डैड आप लोगों से इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे और मॉम को बहुत अच्छी लाइफ दी है। लिंची कहती है कि मेरी नजर में तो आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे डैड ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते, आप सब लोग करते हैं। ये सुनकर तो प्रोफेसर गाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लिंची के डैड भी इससे माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन लिंची कहती है कि मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। लिंची के डैड प्रोफेसर गाओ से सब के लिए माफी मांगते हैं। प्रोफेसर गाओ लिंची के लिए एक फ्रेज पढ़ते हैं जिसको सुनकर लिंची को अच्छा नहीं लगता और पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि लिंची जब छोटी थी तो ग्रैंडपा ने यही फ्रेज इसकी मॉम को बोला था और लिंची गुस्से में अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे मॉम ने इसका मतलब बताया है, आप हमारे लिए इतने हार्श वर्ड्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिंची का बिहेवियर देखकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल वेनली की तरह है, ये बिल्कुल अपनी मॉम पर गई है। लिंची अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आपने जो भी कहा है वो दोबारा कहें, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अपनी बात कर चुका हूँ। लिंची कहती है कि 20 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। ये कहकर लिंची चली जाती है। लिंची समुद्र किनारे आकर बैठी होती है और ये अपने ग्रैंडपा की बातों के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। अब चेन वेन यीचंग के पास आकर कहती है कि क्या आपने लिंची को देखा है, वो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही और ना ही हमारा उससे कांटेक्ट हो पा रहा है। ये सुनते यीचंग भी परेशान हो जाता है, ये फौरन लिंची को कॉल करता है लेकिन लिंची का नंबर बंद जा रहा होता है। यीचंग इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने हाउसिंग में पता किया है, तो ये कहने लगते हैं कि वो वहाँ पर भी नहीं है। ये सुनकर यीचंग जल्दी में अपने ऑफिस से निकल जाता है। अब यीचंग कार में जाता हुआ मुसलसल लिंची का नंबर ट्राई कर रहा होता है। अब यीचंग भी सी साइड पर आ जाता है। यीचंग लिंची के पास आकर कहने लगता है कि मैं जानता था कि तुम यहीं पर होगी। लिंची से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो यीचंग कहता है कि क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। लिंची कहती कि नहीं। यीचंग कहता है कि जब तुम मुझसे झगड़ा किया करती थी तो हमेशा सी साइड पर आती थी फ्रेश एयर के लिए। लिंची कहती है कि मेरा झगड़ा नहीं हुआ किसी से। यीचंग लिंची को ड्रिंक देता है। लिंची इसको पीकर कहने लगती है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, स्ट्रॉन्ग और चीप। यीचंग लिंची से कहता है कि मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि तुम गुस्से की तेज हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम प्राइसलेस हो। लिंची कहती है कि तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लिंची को अपने बचपन का सीन याद आने लगता है कि जब ये एक इंग्लिश पोएम अपने ग्रैंडपा को सुना रही होती है तो इसके ग्रैंडपा तेनशाओशा से कहते हैं कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी। तो तेनशाओशा लिंची से कहती है कि तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। उस टाइम पर तेनशाओशा ने इंग्लिश लैंग्वेज के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता होता है। लिंची इन्हीं बातों को सोचते हुए फिर से समुद्र के किनारे आ जाती है और यीचंग दूर से खड़ा इसको देख रहा होता है। यीचंग अब लिंची से कहता है कि तुमने अपने ग्रैंडपा को अर्थ फॉर्म का गिफ्ट इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा घर पर वेजिटेबल्स उगाया करते थे। लिंची कहती है कि देखो तुम्हारे जैसा एक आउटसाइडर भी ये बात समझ सकता है। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम अभी भी चाहती हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारी तारीफ करें। लिंची कहने लगती है कि जब भी मैं बचपन में अपने ग्रैंडपा के घर जाया करती थी तो मैं बहुत खुश होती थी और मैं सोचा करती थी कि अगर मैं मेहनत करूं तो हो सकता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे एक्सेप्ट कर लें और वो मुझे भी तेनशाओशा जितना पसंद करें। लिंची कहती लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आ गई है, मैं एक टॉप ट्रांसलेटर बन गई हूँ और हाउसिंग की डायरेक्टर भी, लेकिन इस बात से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी नजर में मैं वही बच्ची हूँ जो इंग्लिश सही एक्सेंट के साथ नहीं बोल सकती। यीचंग को भी लिंची के लिए बुरा लग रहा होता है। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम्हें मालूम है कि बहुत सारे लोग तुम्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं। लिंची कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम जैसे टैलेंटेड लोग बहुत बुरे लगते हो क्योंकि तुम टैलेंटेड लोग हर चीज बहुत आसानी से हासिल कर लेते हो, लेकिन मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं मुझे आसानी से सक्सेस नहीं मिलती। ये सब बातें कहते हुए लिंची रो रही होती है और अब ये गिरने लगी होती है, लेकिन यीचंग इसको आकर बचा लेता है। यीचंग लिंची से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन
तुम ये बात मत भूलो कि अगर तुमने मुझे टोफल टेस्ट देने के लिए फोर्स ना किया होता और टॉप स्कूल में अप्लाई करने के लिए मुझे इनकरेज ना किया होता तो मेरे पास आज ये सब कुछ नहीं होता। मेरे पास टैलेंट है, लेकिन इसी टैलेंट की वजह से मैंने तुम्हें तक खो दिया था। तुम्हें अपने बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। गॉड तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो बाकी सबसे करते हैं। ये कहकर ये चंग लिंची को हक कर लेता है और लिंची रोने लगती है। जब लिंची की आंख खुलती है तो ये एक होटल के रूम में होती है। लिंची को बस ये याद आता है कि कल ये इस रूम में आकर सो गई थी। अब ये जल्दी से बाहर आकर अपने शूज पहनकर यहाँ से जाने लगती है तो ये चंग यहाँ पर आकर इसको कहने लगता है कि क्या तुम भाग रही हो यहाँ से। लिंची ये चंग से कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो ये चंग कहता है कि मैंने सोचा कि तुम नहीं चाहोगे कि ग्रैंडमा ली तुम्हें इस हालत में देखें। तो लिंची कहती है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये चंग कहते कि मैं जाने वाला था लेकिन किसी ने मुझे जाने से रोक दिया। और अब दिखाया जाता है कि जब ये चंग लिंची को बेड पर लेटाकर जाने वाला होता है तो लिंची इसका हाथ पकड़कर इससे कहती है कि तुम मत जाओ। लिंची कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, और इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर सोए थे। तो ये चंग कहता है कि मैं सोफे पर सोया हूँ रात को। ये चंग कहते कि तुमने कल रात सिर्फ मुझे जाने से रोका नहीं था बल्कि मुझसे कुछ कहा भी था। लिंची कहती कि मैं अपनी ड्रिंक को कंट्रोल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा होगा। तो ये चंग इसको याद दिलाते हुए कहता है कि लास्ट टाइम पार्टी पर भी तुमने ही ड्रंक होने के बाद सीन क्रिएट किया था। और लिंची से कहते कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुमने कल क्या कहा था। लिंची कहती कि ठीक है, फिर मुझे बता दो कि मैंने कल रात क्या कहा था। ये चंग कहते कि तुमने मुझसे कल ये कहा कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के बाद बहुत पछतावा हुआ और तुम तो मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, और ये कि तुम वापस से मेरे साथ पैचअप करना चाहती हो। ये सुनते ही लिंची को हिचकी आने लगती है। ये चंग इसको पानी देता है और लिंची पानी पीकर इससे कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये चंग कहता है कि मैं जानता था कि तुम यही कहोगी। ये चंग ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती और अब ये लिंची को ये रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। लिंची तो बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है। ये चंग कहता है कि जब लोग ड्रंक होते हैं तो वो हमेशा सच ही बोलते हैं। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम अभी तक मुझसे प्यार करती हो। लिंची गुस्से में इसको कहती है कि तुम बस कर दो, और ये चंग से कहती है कि तुमने इस रिकॉर्डिंग को क्रिएट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये चंग कहता है कि हम तुम्हारी आवाज को तो इमिटेट कर सकते हैं लेकिन मशीन ये लाइंस इतनी इमोशनली नहीं कह सकती। लिंची इसको कहती है कि तुम बस कर दो, मुझे मालूम हो गया है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैंने तुमसे कल रात ये सब कुछ कहा होता तो मेरी आवाज इतनी क्लियर नहीं होती। ये चंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें तो बहुत जल्दी मालूम हो गया है। अब लिंची जब वॉशरूम से बाहर आती है तो ये साइड पर खड़ी होकर ये चंग को थैंक्स कहने लगती है कि तुमने मेरे वीकेस्ट मोमेंट पर मेरा साथ दिया, और इस बात के लिए भी ये चंग को थैंक्स करती है कि तुमने मुझ पर गिव अप नहीं किया। लिंची कहने लगती है कि असल में जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मैं हमेशा से ही तुम्हें ये बात बताना चाहती थी। ये कहकर लिंची रुक जाती है और जब ये देखती है तो ये चंग तो यहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखती है कि यहाँ पर ये चंग इसके लिए नोट लिखकर क्या होता है, जिस पर ये चंग ने ये लिखा होता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट्री का शूट भी करना है। इतने में लिंची को रेस्टोरेंट ऑनर जू की कॉल आती है जो कि लिंची से कहता है कि आज रात में तुम्हारे कुछ क्लासमेट्स को अपने रेस्टोरेंट पर इनवाइट कर रहा हूँ, क्या तुम आ सकती हो। लिंची से पूछती कि क्या ये चंग आएगा, तो जू कहता है कि हाँ। ये सुनकर लिंची कहती है कि फिर मैं भी आऊंगी। इसके बाद ये चंग रात को जू के रेस्टोरेंट में आ जाता है। यहाँ पर लिंची पहले से ही आ गई होती है। जू ये चंग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इसके साथ ही यहाँ पर चंचा भी आ जाती है। चंचा ये चंग को देखकर कहने लगती है कि अगर मुझे मालूम होता कि इंटरव्यू इतनी जल्दी खत्म हो जाना था तो मैं तुम्हें कंपनी से ही पिक कर लेती। ये सुनकर जू ये चंग से पूछता है कि तुम अब इन दोनों में से किसके साथ हो। ये चंग इसके इस बात का जवाब नहीं देता और लिंची का हाथ पकड़कर ये अंदर चला जाता है। अब जू ने इस डिनर पर उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया होता है जो कि अपने कॉलेज के टाइम पर इसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया करते थे। अब ये सब लोग लिंची और ये चंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये चंग से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों की शादी हो गई है। तो ये चंग कहता है कि अभी नहीं हुई, लेकिन चंचा को तो ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब जू सबको अपनी शादी की कैंडीज बांटने लगता है। ये सब लोग बहुत हैरान होकर इससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई। तो जू कहता है कि लास्ट वीक, और इसके साथ ही जू अपनी वाइफ से भी इन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। सब लोग इन दोनों को इनकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेस दे रहे होते हैं। अब जू इन सबको अपनी लव स्टोरी बताने लगता है कि हम दोनों कॉलेज में साथ थे, लेकिन मैंने आशमा से कॉलेज में अपनी रीजन की वजह से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और जब मेरी आंख खुली तो मुझे सबसे पहले आशमा का ख्याल आया, इसलिए मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही आशमा के पास उसे प्रपोज करने के लिए चला गया। लिंची से पूछती कि क्या तुमने इतने सालों में कभी भी किसी और के साथ रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। तो जू कहता है कि मुझे इस बात के बारे में नहीं मालूम, मैं कभी भी किसी और लड़की को पसंद ही नहीं कर पाया। ये चंग ये बात सुनकर लिंची का हाथ पकड़ लेता है। ये चंग लिंची को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और इन दोनों को यूं चंचा भी देख लेती है। अब जू इन सबसे कहने लगता है कि मैंने तुम सब लोगों को आज इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम लोगों को जाने से पहले एक दफा देख सकूं। मैं अपनी ये शॉप बंद करके आशमा के साथ उसके होम टाउन वापस जा रहा हूँ। और अब जू इन सब को इनकी लाइफ के लिए बेस्ट विशेस दे रहा होता है। ड्रिंक के बाद ये सब लोग पिक्चर खिंचवाने के लिए एक जगह पर
इकट्ठे हो जाते हैं। डिनर के बाद लिंशी और येजंग जब जा रहे होते हैं तो चंचाओ भी यहाँ पर आ जाती है। चंचाओ येजंग से कहती कि क्या मैं तुमसे अभी बात कर सकती हूँ? तो येजंग कहते हैं कि तुम्हें जो भी कहना है तुम यहीं पर कह सकती हो। लिंशी कहती है कि मैं तुम्हारा साइड पर जाकर इंतजार करती हूँ, लेकिन येजंग इसको जाने नहीं देता और कहने लगता है कि मुझे बाद में तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। चंचाओ येजंग से कहती कि क्या तुम्हें मैं कभी भी पसंद नहीं आई? तो ये चंचाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिया था। ये कहकर येजंग लिंशी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तो चंचाओ कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि लिंशी की रेपुटेशन कितनी खराब है? तुम्हें क्या लगता है कि जिन आदमियों को लिंशी अपना दोस्त कहती है वो इसके सिर्फ दोस्त ही हैं? ये सुनकर येजंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? चंचाओ येजंग से कहती है कि तुम इसको पसंद नहीं करते, बस ये सिर्फ तुम्हारी एक ऑब्सेशन बन गई है। येजंग कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। चंचाओ येजंग से कहती है कि 8 साल पहले तुम्हारे लिए प्यार काफी हो सकता है, लेकिन अब तुम्हारे पास यूई है और मैं अपने मीडिया रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो क्या इसके बाद भी तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? येजंग चंचाओ से कहता है कि अगर कोई आदमी किसी लड़की को सिर्फ अपने करियर के सक्सेस के लिए चुने लेकिन वो इससे प्यार नहीं करता हो तो क्या तुम ऐसे आदमी को पसंद करोगी? चंचाओ कहती कि मैं करूंगी, लेकिन येजंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। ये कहकर येजंग लिंशी का हाथ पकड़कर इसको यहाँ से ले जाता है। इन दोनों को यहाँ जाता हुआ देखकर चंचाओ कहती है कि मुझे रिजेक्ट करना मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रिग्रेट बना दूंगी। अब ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो लिंशी येजंग से कहती है कि मैंने जब तुमसे ब्रेकअप किया था तो तुम्हें सच नहीं बताया था। येजंग को बताती है कि उस टाइम पे मुझे हाउसिंग से ऑफर आई थी। येजंग कहता है कि तुम्हें ये डर था कि अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं अब्रॉड जाकर स्टडी नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लूंगा, लेकिन तुम अपने ड्रीम पर भी गिव अप नहीं करना चाहती थी। येजंग लिंशी से कहता है कि तुम्हारे अब के रीजन में और उस रीजन में क्या फर्क है जो तुमने मुझे ब्रेकअप के टाइम पर दी थी, क्या ये सेम ही नहीं है? लिंशी कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। येजंग कहता है कि क्यों? लिंशी इस बात का जवाब दिए बगैर आगे जाने लगती है, लेकिन येजंग इसको गाड़ी में बैठने से रोकता है और अपना सवाल रिपीट करता है। लिंशी कहती है कि इस बात की कोई रीजन नहीं है। तो येजंग कहता है कि अगर हम 8 साल पीछे चले जाएं, क्या तुम तब भी मेरे साथ ब्रेकअप करोगी? लिंशी कहती है कि हाँ, क्योंकि इसी वजह से तुम मुझसे प्यार करते हो। और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद लिंशी मॉल में आ रही होती है और ये येजंग को कॉल पर कह रही होती है कि तुम अपनी फर्स्ट डेट पर भी लेट हो गए हो। तो येजंग इससे कहता है कि मैं भी यहाँ पर पहुँच गया हूँ। येजंग लिंशी से कहता है कि मैं एलिवेटर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, लेकिन लिंशी को लग रहा होता है कि येजंग जानबूझकर कहीं छुपा हुआ है और इसलिए ये येजंग से कहती है कि तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से बाहर आ जाओ, लेकिन येजंग इसको कहता है कि मैं तुमसे छुप नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है जिसको सुनकर लिंशी कहती है कि तुम दूसरे मॉल चले गए हो। ये सुनकर तो येजंग भी हैरान हो जाता है। ये लिंशी से कहता है कि तुम मेरा वहीं पर इंतजार करो, मैं फौरन आता हूँ। और अब येजंग भागता हुआ लिंशी के पास आ जाता है और इसे माफी मांगने लगता है कि मुझे लगा कि हम उस मॉल में मिलने वाले हैं। लिंशी कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब वर्ल्ड ट्रेड मॉल ओपन होगा तो हम वहाँ पर इकट्ठे जाएंगे। येजंग कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। अब ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेलने लगते हैं और इन गेम्स को खेलते हुए दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। गेम्स खेलने के बाद येजंग और लिंशी मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। जब मूवी स्टार्ट होती है तो लिंशी येजंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने ये मूवी पहले भी देखी हुई है, इसीलिए ये दोनों बाहर लंच करने के लिए आ जाते हैं। अब लंच के दौरान लिंशी अल्पाका को देखती है, जिसको देखकर लिंशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। येजंग लिंशी की इसके साथ पिक्चर बनाने लगता है। लिंशी येजंग से कहती है कि अब मैं तुम्हारी पिक्चर बनाती हूँ, लेकिन येजंग को इसे डर लग रहा होता है तो ये लिंशी को इनकार करने लगता है। लिंशी बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, लेकिन येजंग कहते हैं कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये अल्पाका अपने मुंह से पानी निकाल कर येजंग के कपड़ों पर फेंक देता है। ये देखकर तो येजंग शॉक में आ जाता है। येजंग जल्दी से अपने कपड़े साफ करने लग जाता है और लिंशी तो येजंग को इस तरह से देखकर हंस रही होती है। अब लिंशी भी येजंग के कपड़ों को साफ करने लगती है, लेकिन येजंग को स्मेल बहुत इरिटेट कर रही होती है जो अब इसके कपड़ों से आ रही होती है। अब लिंशी येजंग से पूछती है कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो येजंग कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। अब येजंग लिंशी को एक जगह पर लेकर आ जाता है और लिंशी कहती है कि हम यहाँ पर दोबारा क्यों आ गए हैं। येजंग कहता है कि वो जगह है जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। लिंशी कहती है कि हाँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छे से याद है। लिंशी येजंग से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि जब हमारी पहली दफा बात हुई थी तो तुमने मुझे क्या जवाब दिया था। येजंग कहता है कि मुझे अपना जवाब तो याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो ये था कि मुझे तुम्हारा हर हाल में नंबर चाहिए। लिंशी कहती है कि फिर जब तुमने मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगी थी वो सब सिर्फ एक ट्रैप था। येजंग कहता है कि हाँ। ये दोनों यहाँ पर अपनी मेमोरीज को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों ऐसे ही क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। लिंशी के पीछे जो लड़का बैठा होता है वो बार बार लिंशी से बात कर रहा होता है और ये लिंशी को कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें अपने वीचैट में ऐड कर सकता हूँ। ये देखकर येजंग को अच्छा नहीं लगता तो ये प्रोफेसर से कहता है कि ये स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्रोफेसर लिंशी से पूछते हैं कि क्या इस स्टूडेंट ने तुम्हें डिस्टर्ब किया
किया है। तो लिनशी यीचंग की साइड नहीं लेती है, कहती है कि ये तो मुझसे बात कर रहा था लेकिन इसने मुझे लेसन से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। फिर ये दोनों यूई वापस आ जाते हैं। लिनशी और यीचंग काफी देर तक काम करते रहते हैं। अब यीचंग लिनशी के लिए कॉफी लेकर उसके पास आता है। अब ये दोनों साथ में बैठकर काम कर रहे होते हैं। इनको इस तरह से चेंग्याओ भी देख लेता है। चेंग्याओ अपसेट होते हुए जब जा रहा होता है तो तोंगशिन इसको देख लेती है और इसको कहने लगती है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहते हो। और अब चेंग्याओ तोंगशिन के साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाता है। चेंग्याओ तोंगशिन से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैसा फील होता है कि जब कोई ऐसा शख्स आपको प्यार नहीं करता जिससे आप बहुत प्यार करते हो। तोंगशिन अपना एक्सपीरियंस चेंग्याओ के साथ शेयर करने लगती है कि मैं और पीटर के डैड एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे लेकिन वो मुझे कुछ कहे बगैर अचानक ही छोड़कर चला गया। तब से मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे जो मैंने टाइम पास्ट में उसके साथ गुजारा था क्या वो एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। मैं 3 महीने तक सिर्फ ड्रिंक ही करती रही थी और फिर जब मैंने पीटर को देखा तब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे अब पीटर के लिए जिंदा रहना होगा। चेंग्याओ कहते कि क्या तुम अब भी ड्रिंक करती हो। तो तोंगशिन कहती है पहले मैं अपने गम को दूर करने के लिए ड्रिंक किया करती थी लेकिन अब मैं खुशी में ड्रिंक करती हूँ। चेंग्याओ कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है लेकिन हम दोनों की सिचुएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चेंग्याओ तोंगशिन से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि जब मैंने उन दोनों को साथ में देखा तो मेरा पहला रिएक्शन क्या था। तो तोंगशिन कहती है कि क्या। चेंग्याओ कहता है कि मेरे जहन में पहला ख्याल उनको देखकर यह आया कि ये दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। तोंगशिन ये बात सुनकर हंसने लगती है। अब ये दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और यहाँ पर लाइव म्यूजिक बज रहा होता है जिसको सुनकर तोंगशिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, डांस करने लगती है। चेंग्याओ भी तोंगशिन को इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। तोंगशिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है इसलिए अब चेंग्याओ तोंगशिन को वापस घर लेकर आता है। अब तोंगशिन पीटर को इसका लेसन याद करवा रही होती है कि इतने में इसको ऑफिस से कॉल आती है जिसकी वजह से इसको काम पर जाना पड़ता है। अब चेंग्याओ जब घर वापस आता है तो ये पीटर से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो पीटर कहते हैं कि मॉम तो ऑफिस में है। ये सुनकर चेंग्याओ अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए आ जाता है लेकिन चेंग्याओ बादल गरजने की आवाज सुनता है और इसके साथ ही पीटर जो कार्टून देख रहा होता है वो डरने की वजह से उनकी आवाज तेज कर लेता है। चेंग्याओ पीटर को देखने के लिए आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो पीटर कहता है कि नहीं। चेंग्याओ कहते कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे कार्टून्स की आवाज कम कर देता हूँ। तो पीटर इसको ऐसा करने नहीं देता। चेंग्याओ कहता है कि तुम इतनी ऊंची वॉल्यूम में कार्टून देख रहे हो जिसकी वजह से नेबर्स डिस्टर्ब होंगे। ये सुनकर पीटर कहता है कि तुम्हें मुझे एक फेवर देनी होगी। अब पीटर नहाने के लिए आ गया होता है। चेंग्याओ पीटर के कुछ टॉयज जोड़ा होता है और इसके साथ बातें कर रहा होता है। चेंग्याओ कहता है कि तुम्हारी बहुत ही अजीब आदतें हैं कि तुम्हें नहाते हुए किसी का साथ चाहिए, तुम्हें वाकई में डर लग रहा है। लेकिन पीटर कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा और ये चेंग्याओ से कहता है कि तुम मेरे लिए गाना गाओ। चेंग्याओ भी पीटर के लिए गाना गाने लगता है। अब पीटर चेंग्याओ के रूम में आकर इसकी बुक्स देख रहा होता है। पीटर को यहाँ पर एक जगह नजर आती है जिसको देखकर ये चेंग्याओ से कहता है कि मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। अब चेंग्याओ पीटर को वहाँ पर लेकर जाने वाला होता है कि यहाँ पर तोंगशिन आ जाती है। पीटर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम हम बाहर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन तोंगशिन कहती है बाहर तो बारिश हो रही है। चेंग्याओ कहता है कि ये शीहाई कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये सुनकर तोंगशिन चेंग्याओ और पीटर के साथ यहाँ पर आ जाती है। अब पीटर को यहाँ पर एक शुगर पेंटिंग आर्ट की दुकान दिखाई देती है। ये यहाँ पर आ जाता है। ये देखकर तोंगशिन भी एक्साइटेड हो जाती है और जो शॉप का ओनर होता है वो कहता है कि आपको इस पेन को घुमाना होगा तब मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा। अब तोंगशिन इस पेन को घुमाने लगती है लेकिन जो ये चाहती होती है स्पिन उस पर नहीं आ रहा होता। पीटर चेंग्याओ से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी मॉम को क्या चाहिए। चेंग्याओ कहता है कि क्या। तो पीटर चेंग्याओ के कान में इसको कुछ बताता है। ये सुनने के बाद चेंग्याओ तोंगशिन के पास आता है, कहता है कि इस दफा मैं ट्राई करता हूँ। अब चेंग्याओ जब इस व्हील को स्पिन करता है तो इस पर पिक्सी आ जाता है जो देखकर पीटर और तोंगशिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तोंगशिन कहने लगती है कि ये पीटर को पसंद है। जब भी शॉप का ऑनर ये बना रहा होता है तो चेंग्याओ तोंगशिन से कहता है कि मुझे आज एक बात तुम्हारे बारे में मालूम हुई है, वो ये कि तुम्हें पिक्सी पसंद है। तोंगशिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पीटर को पसंद है। और अब तोंगशिन तो अपनी कैंडी को लेकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। चेंग्याओ पीटर से कहता है कि तुम अभी तक गुस्सा क्यों हो। पीटर कहता है कि क्योंकि मुझे पिग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चेंग्याओ कहता है कि तुम्हारी मामा खुश है ना। तो पीटर कहता है कि हाँ। चेंग्याओ कहता है कि क्या तुम उन्हें नाराज करना चाहते हो। तो पीटर कहता है कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हें माफ कर देता और उस दिन के लिए भी जब तुमने मेरी मॉम का ब्रेसलेट तोड़ा था। चेंग्याओ कहता है कि उस ब्रेसलेट वाली बात पर तो तुम्हारी मॉम इतना गुस्सा नहीं थी, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो मुझ पर। पीटर कहता है क्योंकि जब हम उस दिन पार्क से वापस आए थे तो मेरी रात में जब आंख खुली तो मेरी मॉम उस ब्रेसलेट को देखकर रो रही थी। ये सुनकर चेंग्याओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर वापस आने के बाद चेंग्याओ तोंगशिन से कहता है कि तुम मुझे ब्रेसलेट के लिए माफ कर दो। तो तोंगशिन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि कोई बात नहीं है। ये कहकर तोंगशिन सोने के लिए चली जाती है। अपने रूम में आकर चेंग्याओ तोंगशिन के ब्रेसलेट को रिपेयर करने के लिए शॉप तलाश कर रहा होता है। अगले दिन
चेंग याओ एक मार्केट में आ जाता है जहाँ पर हर तरह के स्टोन्स होते हैं और ये तोंगशिन के ब्रेसलेट वाला स्टोन ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्टोन्स होते हैं वो तोंगशिन के ब्रेसलेट के स्टोन जैसे नहीं दिखाई दे रहे होते। अब जो आदमी स्टोन्स बेच रहा होता है वो चेंग याओ को स्पेशल स्टोन दिखाता है जो उसने बॉक्स में रखा होता है। चेंग याओ जब इस स्टोन को देखता है तो ये स्टोन वही होता है जिसकी तलाश चेंग याओ को होती है। चेंग याओ जब इसकी प्राइस पूछता है तो ये आदमी कहता है कि इसकी कीमत 88,000 यॉन है। ये सुनकर तो चेंग याओ शॉक में आ जाता है कि इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है। अब चेंग याओ लिंशी के पास आता है, उसे पूछने लगता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा जॉब्स हैं जिसके जरिए मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं। लिंशी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और जब तक तुम मुझे सही से कोई बात एक्सप्लेन नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर चेंग याओ उसको बता देता है कि मैंने गलती से तोंगशिन का ब्रेसलेट तोड़ दिया है। वो ब्रेसलेट तोंगशिन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तोंगशिन के लिए वैसे ही ब्रेसलेट लेना चाहता हूँ, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं थोड़े से पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनते ही लिंशी इसको 2 फाइल्स दे देती है और कहती है कि तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करनी होगी। ये फाइल्स देते ही चेंग याओ बहुत खुश हो जाता है, यहाँ से चला जाता है। अब चेंग याओ तोंगशिन के ब्रेसलेट के पैसे इकट्ठे करने के लिए एज अ ट्रांसलेटर डिफरेंट जॉब्स करता है। आज ऑफिस में तोंगशिन हाओशिंग की टीम को बता रही होती है कि हमने अपने इनिशियल इन्वेस्टर की लिस्ट बना ली है और ये सभी इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्रीज के हैं, इसीलिए हमें ट्रांसलेशन में हाओशिंग की मदद की जरूरत है। लिंशी पूछती कि सभी इन्वेस्टर्स ओवरसीज क्यों हैं? यीचेंग बताता है कि मेरे साथ काम करने से पहले तोंगशिन अब्रॉड में एक टॉप बैंक में काम करती थी और इसके ट्यूटर का नाम जॉन वेंटर है। ये सुनकर लिंशी बहुत हैरान होती है और तोंगशिन से कहने लगती है कि अगर आपके ट्यूटर जॉन वेंटर थे तो फिर आपने अपनी जॉब पर गिव अप क्यों किया? तोंगशिन इन सबके सामने इस बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि मेरे ट्यूटर ने इन इन्वेस्टर से कांटेक्ट करने के लिए मेरी बहुत मदद की है और ये सभी इन्वेस्टर्स हमारी प्रोडक्ट पर ट्रस्ट भी करते हैं। तोंगशिन कहती है कि मैंने तुम सबको ईमेल भेज दी, अगर तुम लोगों का कोई भी सवाल हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये चेंग लिंशी के पास जाकर इसके कान में कहने लगता है कि अब तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना एक्सीलेंट है। ये बात सुनकर लिंशी हंसने लगती है और यीचेंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तोंगशिन को किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब यीचेंग पानी पीने लगता है तो वांग चियांग कहता है कि ये कप तो लिंशी का है। यीचेंग कहती है कि मुझे मालूम है, मुझे ये कप काफी अच्छा लग रहा था। ये सुनकर बाकी सब तो काफी हैरान हो रहे होते हैं और लिंशी कहने लगती है कि अब यीचेंग को ये कप इतना ही पसंद आ गया है तो मैं धोकर इसको गिफ्ट कर दूंगी। और ये कहकर लिंशी यीचेंग के पाँव को मारती है कि ये इस तरह की हरकतें करना बंद कर दे। अब ये दोनों यीचेंग के ऑफिस में आ जाते हैं। लिंशी से कहती है कि तुमने ये जानबूझ के किया था ना? यीचेंग कहता है कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी लिपस्टिक का टेस्ट क्या होगा। ये सुनकर लिंशी यीचेंग को किस करती है। अब यीचेंग लिंशी के क्लोज आकर इसको किस करने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर मामा आ जाता है जो यीचेंग से कहता है कि क्या दोपहर के लिए मैं आपकी कार रेडी करवा दूं? यीचेंग कहता है कि नहीं। अभी ये दोनों रिलैक्स ही हुए होते हैं कि फिर इतने में यहाँ पर मामा आ जाता है। इसके बाद सुनकर लिंशी यीचेंग को पीछे धक्का देती है और यीचेंग को भी मामा पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगता है कि अब क्या है? मामा कहते हैं कि मैं तो आपको कार की चाबी देने आया था कि आपको शायद दोपहर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। यीचेंग इसको कार की चाबी टेबल पर रखने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है तो अभी कह दो। तो मामा कहता है कि नहीं और ये कहने के बाद मामा यहाँ से चला जाता है। अब यीचेंग काफी अपसेट दिखाई दे रहा होता है तो लिंशी इसको कहती है कि क्या हुआ? तो यीचेंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इस बात को हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिंशी कहती है कि हमें काम और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपने रिलेशनशिप को अभी पब्लिक करने की कोई भी जरूरत है। यीचेंग कहते हैं लेकिन इसको छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो लिंशी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप की वजह से इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए जाएं। यीचेंग कहते हैं कि ठीक है। लिंशी कहती है कि मेरे लिए प्यार काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तुम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हो? अब यीचेंग लिंशी को अपने पास करते हुए कहता है कि मेरे पास ना करने की ऑप्शन नहीं है और ये लिंशी से कहता है कि फिर हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली कब अनाउंस करेंगे, कोई टाइम फ्रेम भी तो होना चाहिए। तो लिंशी कहती है कि ये बात तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करती है। यीचेंग कहती है कि ठीक है, जब यूई और हाओशिंग के दरमियान कॉपरेशन खत्म हो जाएगी तो तब हम ये अनाउंसमेंट करेंगे। लिंशी इसके लिए मान जाती है और ये यीचेंग से कहती है कि अब मुझे हाओशिंग वापस जाना है। ये कहकर ये चली जाती है। इसके बाद लिंशी को यीचेंग की कॉल आती है जो उसको कहता है कि मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ मूवी नहीं देख पाऊंगा। लिंशी कहती है कि क्यों, क्या हुआ है? यीचेंग कहता है कि तुमने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कंपनी अल्फा फंड के बारे में सुना होगा। लिंशी कहती है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यीचेंग कहते हैं कि यूई के लिए बेस्ट चॉइस है। लिंशी कहती है लेकिन अल्फा फंड तो कभी भी किसी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। यीचेंग कहते हैं कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि यूई वो पहली कंपनी हो। लिंशी कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यीचेंग कहते हैं कि मैंने सुना है कि अल्फा फंड का सीईओ इंटरनेशनल पीई फंड फोरम को आज अटेंड करने वाला है। लिंशी कहते हैं कि तुम मुझसे खुद बात करना चाहते हो। यीचेंग कहता है कि हाँ, इसी वजह से मैं आज फूचेंग जा रहा हूँ। लिंशी कहती है कि कोई बात नहीं, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब टियान लिंशी के पास चेंजी का प्रोजेक्ट लेकर आया होता है। कहता है कि अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो मैं इसको सबमिट
सबमिट करवा देता हूँ। लिंशी कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। टियान कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो लिंशी कहती है कि तुम डॉक्यूमेंट के बारे में परेशान हो या फिर चेंजे की तेन शाशा के साथ मीटिंग के बारे में। टियान इस बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन लिंशी समझ जाती है, इसलिए जल्दी से डॉक्यूमेंट साइन करके टियान को दे देती है कि तुम इनको सबमिट करवा दो। आज चेंग्याओ बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि ये आजकल बहुत सारी जॉब्स कर रहा होता है। साथ ही इसको बैंक से मैसेज आ जाता है, इसने 90,000 यॉन कमा लिए होते हैं। ये देखकर तो चेंग्याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब चेंग्याओ वो स्टोन खरीदने के लिए आ जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ पर वो आदमी आज आया ही नहीं है। लेकिन चेंग्याओ फिर भी इसको इस मार्केट में तलाश करता है। फाइनली चेंग्याओ को वो आदमी मिल जाता है। चेंग्याओ इस आदमी से कहता है कि वो स्टोन कहाँ पर है, मैं उसे आज खरीदना चाहता हूँ। तो ये आदमी कहता है कि वो स्टोन बहुत कीमती है, इसलिए मैं उसको हर रोज यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता। ये चेंग्याओ से कहता है कि तुम पहले पैसे जमा करवा दो और फिर मैं तुम्हें वो स्टोन डिलीवरी के जरिए भिजवा दूंगा। चेंग्याओ इसके लिए मान जाता है और अब ये आदमी अपने वादे के मुताबिक डिलीवरी के जरिए चेंग्याओ को ये स्टोन भिजवा देता है। और स्टोन को देखकर चेंग्याओ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। अब चेंग्याओ तोंगशिन के घर पर आ गया होता है और ये पीटर से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है ना कि तुम्हारी मॉम आज जल्दी घर नहीं आएंगी। तो पीटर कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अभी मीटिंग में है। अब चेंग्याओ पीटर से कहता है कि तुम्हारी मॉम का ब्रेसलेट कहाँ पर है। तो पीटर चेंग्याओ को अपनी मॉम का ब्रेसलेट दे देता है और चेंग्याओ इसकी पिक्चर अपने फोन में खींच लेता है। अब चेंग्याओ इस स्टोन को तोंगशिन के लिए ब्रेसलेट में फिक्स करवाने के लिए शॉप पर आ जाता है। ये आदमी डिजाइन देखने के बाद कहता है कि मैं ऐसा ब्रेसलेट बना तो सकता हूँ, लेकिन इस स्टोन से नहीं, क्योंकि ये स्टोन बहुत ही आम है। तुम तो इस तरह के स्टोन को मार्केट से 200 या 300 यॉन में खरीद सकते हो। ये सुनकर तो चेंग्याओ के होश ही उड़ जाते हैं। अब यही स्टोन ग्रैंडमा ली देख रही होती हैं और चेंग्याओ अपना सारा गुस्सा कुशन पर निकाल रहा होता है। अब ग्रैंडमा ली इसको तंग करते हुए कहने लगती है कि तुम ये स्टोन 200 यॉन का मुझे बेच दो, हो सकता है इससे तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए। तो ये ग्रैंडमा ली से कहने लगता है कि आप मुझे अगर कंफर्ट नहीं कर सकती तो मेरे साथ ये भी मत करें। अब अगले दिन यही आदमी एक दूसरे आदमी को फिर से इसी तरह के स्टोन्स के जरिए बेवकूफ बना रहा होता है। तो अचानक ही यहाँ पर चेंग्याओ आ जाता है, जिसको देखकर इस आदमी के होश उड़ जाते हैं। ये आदमी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन चेंग्याओ कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत में पुलिस के पास जाना लिखा है। अब रात में यीचंग जब घर पर आता है तो लिंशी पहले से इसका इंतजार कर रही होती है। यीचंग आते ही लिंशी को हक करता है और लिंशी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात अल्फा फंड के सीईओ से हो गई। तो यीचंग कहता है कि हम लोग कल कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करेंगे। यीचंग कहने लगता है कि तुम काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो, इसीलिए हम साथ में डिनर करते हैं। यीचंग खाना ऑर्डर करने लगा होता है, लेकिन लिंशी यीचंग से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। इतने में ही यीचंग को तोंगशिन की कॉल आ जाती है। लिंशी कहती है कि तुम कॉल अटेंड करो, मैं जाकर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तोंगशिन कॉल पर यीचंग से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें ब्रेन टू स्पीच ट्रांसलेटर के रिजल्ट्स भेज दिए हैं, क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो। यीचंग कहते हैं कि लॉरेंस का ड्रीम ये है कि वो ब्रेन को मशीन्स के साथ कंबाइन करे। तोंगशिन कहती है लेकिन ये तो इस साल का कॉन्सेप्ट है और अभी ये पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ, मुझे डर है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। यीचंग कहते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास उसको कन्विंस करने के लिए कल सिर्फ 1 घंटे का वक्त होगा। लिंशी भी ये सब बातें सुन रही होती है। तोंगशिन कहती कि हो सकता है कि लॉरेंस तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए ये काम करने पर फोर्स कर रहा हो। यीचंग कहता है कि नतीजा जो भी हो मुझे बस अपना बेस्ट करना है। ये कहकर यीचंग कॉल बंद कर देता है और लिंशी के पास किचन में आ जाता है। यीचंग इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे लिए क्या बना रही हो। लिंशी कहती कि तुम्हारे घर पर ज्यादा कुछ नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए मैं सिर्फ टोमेटो और एग नूडल्स बना रही हूँ तुम्हारे लिए। यीचंग लिंशी से कहने लगता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो मैंने सिर्फ तुम्हें मिस नहीं किया बल्कि तुम्हारे बनाए हुए खाने को भी बहुत मिस किया, लेकिन अब तो ये मसला खत्म हो गया क्योंकि मैं जितना चाहे और जब चाहे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा सकता हूँ। लिंशी कहती है कि हाँ। लिंशी यीचंग से कहती है कि तुम जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, जब नूडल्स बन जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। यीचंग चला जाता है और अब लिंशी जब यीचंग को बताने के लिए आती है कि खाना बन गया है तो ये देखती है कि यीचंग तो सो चुका है। लिंशी यीचंग को जगाती नहीं है और इसके ऊपर शॉल दे देती है, लेकिन इतने में यीचंग की आंख खुल जाती है और लिंशी भी इसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। तो यीचंग कहते हैं कि नहीं, मैं इतने टेस्टी खाने की स्मेल की वजह से जाग गया हूँ। अब यीचंग नूडल्स खाने के लिए आ जाता है और यीचंग को ये नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लिंशी इसको देखते हुए कहती है कि तुम पहले से बहुत बदल गए हो। यीचंग फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा अब वाला वर्जन पसंद है या पुराने वाला। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।